प्रॉपर्टीज हम लोग देख रहे थे। थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर में हम लोग आज एक इंडिपेंडेंट टॉपिक कैलोरीमेट्री डिस्कस करेंगे। ऑडियो तो क्लियर है, ऑडियो वीडियो दोनों? चलो देखो, तो हीट हम लोगों ने देखा था, हीट इज एनर्जी इन ट्रांजिट। थर्मल इक्विलिब्रियम जब दो बॉडी कांटेक्ट में हो और दोनों का टेम्परेचर सेम हो जाए तो थर्मल इक्विलिब्रियम बनता है। और टेम्परेचर मेजरमेंट के लिए डिफरेंट स्केल्स थे, वो हम लोगों ने देखा था। लास्ट क्लास पूरा हुआ था एक्सपेंशन ऑफ सॉलिड पे। सॉलिड का एक्सपेंशन, अल्फ़ा बीटा गामा इनमें रिलेशन, और सॉलिड विद कैविटी का कैसे होगा एक्सपेंशन उसका, तो ये सब डिस्कशन किया था। साथ में एनोमेलस एक्सपेंशन ऑफ वाटर देखा था, जिससे कि एक्वेटिक एनिमल्स हमारे किस तरह से सर्वाइव करते हैं ड्यूरिंग एक्सट्रीम विंटर, वो भी हम लोगों ने देखा था ये लास्ट क्लास में। चलो ये तो अगर किसी का छूट भी गया हो तब भी ये आज का टॉपिक समझ लेगा। इंडिपेंडेंट टॉपिक है ये कैलोरीमेट्री। और फिर इंडिपेंडेंटली नेक्स्ट क्लास होगा हीट ट्रांसफ़र। हीट ट्रांसफ़र में फिर इधर वाले का कुछ खास ज़रूरत नहीं होगा। इट मीन्स ऑलमोस्ट इंडिपेंडेंटली इसको हम लोग हैंडल कर सकते हैं और इसको भी हम लोग। और आज का क्लास हम लोग कैलोरीमेट्री का देखेंगे। चलो तो नेक्स्ट टॉपिक आप हेडिंग डालो और कैलोरीमेट्री हम लोग स्टार्ट करें। चलो भाई, तो लिखा जाए कैलोरीमेट्री। कैलोरीमेट्री मतलब कैलोरी का मेजरमेंट, मेट्री मतलब मेजरमेंट, और कैलोरी मतलब एनर्जी एक्सचेंज जो होता है वो कैलोरी में पहले मेजर करते थे, आजकल जूल में मेजर करते हैं। जब से ऐसा ही सिस्टम बना हम लोग जूल में एनर्जी को लिखते हैं, लेकिन उसके पहले ही कैलोरी ये भी एक यूनिट है एनर्जी का। तो कैलोरी का मेजरमेंट कब होगा भाई? जब भी एनर्जी ट्रांसफ़र होगा, और एनर्जी ट्रांसफ़र होने से टेम्परेचर चेंज हो सकता है, नहीं भी हो सकता है भाई। जब भी एनर्जी का ट्रांसफ़र होगा तो देखो भाई, अगर मान लो किसी सॉलिड है, कोई सॉलिड है, आइस है मान लो, इसको हम लोग एनर्जी दे रहे हैं, तो ये आइस धीरे धीरे मेल्ट कर रहा हो, तो उस कंडीशन में ड्यूरिंग मेल्टिंग, मैंने लास्ट क्लास में थोड़ा बहुत डिस्कस भी किया था कि देखो भाई दो चीज़ हैं, हीटिंग करने पे दो बात हो सकती है। कहीं भी हीटिंग करेंगे, किसी को भी हीटिंग करेंगे तो दो ही बात हो सकती है। मीन्स ड्यू टू हीटिंग क्या क्या हो सकता है भाई? तो नंबर 1 टेम्परेचर राइज हो सकता है, टेम्परेचर राइज हो सकता है, या तो फिर स्टेट चेंज हो सकता है। यही दो चीज़ हो सकता है। चाहे तो स्टेट चेंज होगा, स्टेट चेंज होने का मतलब है सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। तो सॉलिड से लिक्विड में जाए तो इसको बोलते हैं भाई मेल्टिंग। लिक्विड से गैस में जाए इसको बोलते हैं हम लोग वेपोराइजेशन। गैस से लिक्विड में आए तो इसको बोलते हैं कंडेंसेशन। लिक्विड से सॉलिड में जाए तो इसको बोलते हैं फ्रीजिंग। तो चाहे मेल्टिंग हो, या हमारा वेपोराइजेशन हो, या कंडेंसेशन हो, या हमारा फ्रीजिंग हो, जब भी ये काम होता है तो देखो भाई सॉलिड और लिक्विड में जब ट्रांजिशन होते हैं, इससे इसमें या इससे इसमें, जब भी ट्रांजिशन होंगे तो वो होगा एट मेल्टिंग पॉइंट। हर सब्सटेंस का अपना अपना मेल्टिंग पॉइंट होता है, वो मेल्टिंग पॉइंट पे होगा। फॉर एग्जांपल वाटर का सॉलिड स्टेट और लिक्विड स्टेट में जब भी कन्वर्जन होगा तो डैट विल बी एट 0 डिग्री सेल्सियस मेल्टिंग पॉइंट ऑफ वाटर। अगर वो मान लो कोई ट्रांसफार्मर ऑयल है या फिर किसी और चीज़ का है, कोई और लिक्विड है, तो उसका मेल्टिंग पॉइंट अलग होगा, 0 डिग्री सेल्सियस ना होगा, किसी का 5 डिग्री, किसी का 10 डिग्री, किसी का 100 डिग्री, कुछ भी हो सकता है भाई। लेकिन मेल्टिंग पॉइंट, हर सब्सटेंस का अपना अपना मेल्टिंग पॉइंट है भाई। मेल्टिंग पॉइंट वो टेम्परेचर है, वो पॉइंट है जब हम लोगों का सॉलिड और लिक्विड में आपस में कन्वर्जन होता है। अगर आप एनर्जी दोगे तो सॉलिड से लिक्विड में, एनर्जी निकालोगे तो लिक्विड से सॉलिड में। और जब भी लिक्विड और गैस का होता है तो ये कब होता है भाई? लिक्विड और गैस में आपस में जब ट्रांजिशन होता है तो वो होता है एट बॉइलिंग पॉइंट। इन केस ऑफ वाटर बॉइलिंग पॉइंट इज 100 डिग्री सेल्सियस, इसलिए 100 डिग्री सेल्सियस पे वाटर के केस में होगा। किसी और के लिए कोई और बॉइलिंग पॉइंट हो जाएगा, मरकरी के लिए कुछ और बॉइलिंग पॉइंट हो जाएगा, हाइड्रोजन के लिए कुछ और हो जाएगा। सबके लिए अपना अपना बॉइलिंग पॉइंट है भाई। बॉइलिंग पॉइंट पे आ गया
और तब भी लिक्विड में आप हीटिंग करते जा रहे हैं तो इसका वेपोराइजेशन होगा। और अगर आप एनर्जी निकाल रहे हैं तो गैस है, एनर्जी निकालोगे धीरे धीरे टेम्परेचर डाउन होते होते जब ये बॉइलिंग पॉइंट पे आ जाएगा तब भी एनर्जी निकालोगे तो ये लिक्विफाई हो जाएगा, तो वो होगा बॉइलिंग पॉइंट पे। तो ठीक है भाई, सॉलिड लिक्विड एंड गैस 3 फेज हैं, सॉलिड लिक्विड एंड गैस 3 फेजेस हैं किसी सब्सटेंस के। और जब भी स्टेट चेंज यानी फेज चेंज इन्वॉल्व होगा, स्टेट बोलें या फेज बोलें, जब भी स्टेट चेंज इन्वॉल्व होगा तो वो होगा एट फिक्स्ड टेम्परेचर, चाहे मेल्टिंग पॉइंट पे हो या बॉइलिंग पॉइंट पे हो। मीन्स जब स्टेट चेंज होगा नो टेम्परेचर चेंज, जब तक कि पूरा का पूरा कन्वर्जन ना हो जाए। हीटिंग कर रहे हैं, मान लो ये सॉलिड है, इसका हम लोग हीटिंग करना शुरू किए, ये आइस लिया हमने पहले, इसका हीटिंग करना शुरू किए। अब थर्मोमीटर लगा दिए इसमें, पहले तो इसने दिखाया -10 डिग्री सेल्सियस, उसके बाद हीटिंग किए तो ये आया -8 डिग्री सेल्सियस, फिर हीटिंग किए तो यहाँ -2 डिग्री सेल्सियस आया, फिर हीटिंग किया इस आइस को तो 0 डिग्री सेल्सियस आया। अब 0 डिग्री सेल्सियस क्या है इसका भाई, तो इसका है मेल्टिंग पॉइंट। तो भैया जब मेल्टिंग पॉइंट पे आ गया, क्योंकि मेल्टिंग पॉइंट ही इसका 0 डिग्री सेल्सियस था वाटर का, तो ऐसे कंडीशन में जब ये आ गया मेल्टिंग पॉइंट पे तो उस कंडीशन में अब ये हीटिंग क्या करेगा, तो अब टेम्परेचर राइज नहीं करेगा। पहले तो इसने -10 से -8 -2 और 0 तक ले आया, ये तो टेम्परेचर राइज हुआ हीटिंग करने पे। लेकिन अब जब हीटिंग 0 डिग्री सेल्सियस पे आने के बाद हीटिंग करोगे तो ये 0 डिग्री सेल्सियस का 0 डिग्री सेल्सियस पे ये कांस्टेंट रहेगा। कब तक, जब तक कि सारे सॉलिड आइस लिक्विड वाटर में कन्वर्ट ना हो जाए। अगर मान लो ये अब इसमें मेल्टिंग होना शुरू हुआ तो मेल्ट हुआ भाई, मेल्ट हुआ, लिक्विड बनता जा रहा, अभी पूरा नहीं बना है, अभी आधा सॉलिड ही आधा लिक्विड बना हुआ है। फिर और हीटिंग कर रहे हैं, फिर और मेल्टिंग हो रहा है, लेकिन कहाँ हो रहा है, ये किस टेम्परेचर पर हो रहा है, 0 डिग्री सेल्सियस। तब तक टेम्परेचर 0 डिग्री से राइज नहीं होगा जब तक कि पूरा का पूरा स्टेट सॉलिड लिक्विड में ना कन्वर्ट हो जाए। जब वो पूरा लिक्विड हो जाएगा तब भी हीटिंग कंटिन्यू रखोगे तो फिर ये 0 से 2 डिग्री सेल्सियस, 2 से 4 डिग्री सेल्सियस, इस तरह से आगे बढ़ता जाएगा। कब तक, जब तक कि ये बॉइलिंग पॉइंट पे ना आ जाए। 100 डिग्री सेल्सियस पे आ गया, हीटिंग करते गए 100 डिग्री सेल्सियस पे आ गया, फिर आ गया स्टेट चेंज। अब बॉइलिंग पॉइंट पे फिर से स्टेट चेंज होगा। कौन सा स्टेट चेंज होगा भाई, तो अब ये लिक्विड से गैस की तरफ जाएगा, लिक्विड से गैसियस फेज में कन्वर्ट होगा। तो ये बॉइलिंग पॉइंट पे जैसे ही आया 100 डिग्री सेल्सियस पे, अब फिर से ये थर्मोमीटर टेम्परेचर राइज दिखाना बंद कर देगा। कब तक, जब तक कि सारा का सारा लिक्विड वेपराइज ना हो जाए। जब सारा लिक्विड वेपर बन जाए और इस वेपर में मान लो और हीटिंग करते रहे तो अब ये पहले वेपर बन जाएगा, तब जाकर के अब वेपर 102 डिग्री सेल्सियस, 110 डिग्री सेल्सियस, इस तरह से आगे इसका हीटिंग होगा। मीन्स देखो भाई, हीटिंग करने से होता क्या है, चाहे तो सॉलिड में है तो टेम्परेचर चेंज हुआ, सॉलिड में ही है, स्टेट चेंज नहीं हो रहा, ओनली सॉलिड ही है, सॉलिड में ही टेम्परेचर चेंज हो रहा है। जैसे ही हमारा टेम्परेचर कांस्टेंट हुआ, दैट इज मेल्टिंग पॉइंट आया, तो हमारा फिक्स्ड हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा टेम्परेचर। मीन्स हीटिंग कर रहे हो तो टेम्परेचर राइज हो रहा है, टेम्परेचर चेंज हो रहा है, तो फेज चेंज नहीं होगा, सॉलिड का सॉलिड रहेगा। लेकिन जैसे ही फेज चेंज इन्वॉल्व हुआ, स्टेट चेंज इन्वॉल्व हुआ, टेम्परेचर राइज होना बंद हो जाएगा, टेम्परेचर चेंज होना बंद हो जाएगा। और जब पूरा फेज चेंज हो जाए तो फिर हीटिंग कंटिन्यूड हो तो अब इसका टेम्परेचर चेंज होगा, इंक्रीज होगा। फिर से जैसे ही फेज चेंज वाला कंडीशन आया बॉइलिंग पॉइंट, फिर हमारा फिक्स हो जाएगा टेम्परेचर। और ये तब तक फिक्स रहेगा जब तक कि सारा का सारा लिक्विड गैस में ना कन्वर्ट हो जाए। जब कन्वर्ट हो जाएगा फिर भी हीटिंग करोगे तो फिर इसका टेम्परेचर राइज होगा। ये जनरल बात है भाई, इतना सब समझते हैं आप। अब जरा एक बात ध्यान से समझ लेना भाई, आपने पढ़ा होगा थोड़ा बहुत केमिस्ट्री में भी, जब टेम्परेचर कांस्टेंट हो जाए तो स्टेट चेंज है, टेम्परेचर चेंज नहीं है। और जब स्टेट चेंज है, ये सॉलिड वाला समझो फेज था, वाटर सॉलिड फेज में, ये वाला क्या है भाई, तो ये है लिक्विड फेज में, और ये क्या है भाई, तो गैसियस फेज में हम लोग समझते हैं। चलो ठीक है भाई, तो स्टेट चेंज है तो टेम्परेचर चेंज नहीं है, टेम्परेचर चेंज है तो स्टेट चेंज नहीं है। सो हीटिंग करने का दो ही रिजल्ट हो सकता है। हीटिंग कर रहे हो तो दो ही चीज हो सकता है, या तो टेम्परेचर चेंज होगा या स्टेट चेंज होगा।
चाहे तो टेम्परेचर चेंज होगा या फिर स्टेट चेंज होगा। मीन्स ये दो ऑप्शन हैं, ऑप्शन 1 टेम्परेचर चेंज और ये है ऑप्शन 2 स्टेट चेंज। ध्यान देना, जब ऑप्शन 1 है तो ऑप्शन 2 नहीं होगा। मीन्स टेम्परेचर राइज या टेम्परेचर हीटिंग करेंगे तो टेम्परेचर राइज, और निकालेंगे एनर्जी कूलिंग करेंगे तो टेम्परेचर फॉल। कब तक? जब तक ये मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट पे नहीं आया है तब तक। और ऐसे कंडीशन में टेम्परेचर इज चेंजिंग, टेम्परेचर इस कंडीशन में चेंज तो हो रहा है, बट टेम्परेचर इज नॉट इक्वल टू मेल्टिंग पॉइंट, टेम्परेचर इज नॉट इक्वल टू बॉइलिंग पॉइंट। ऐसे कंडीशन में नहीं आया हुआ है टेम्परेचर, तभी ऐसा होगा, टेम्परेचर चेंज होगा। और जब स्टेट चेंज होगा तो उस समय टेम्परेचर विल रिमेन कांस्टेंट, टेम्परेचर इज कांस्टेंट। दोनों में से एक ही चीज होना है, चाहे टेम्परेचर चेंज हो या स्टेट चेंज हो, चाहे टेम्परेचर चेंज हो या स्टेट चेंज हो, दोनों का दोनों काम नहीं होता है। इसलिए हीटिंग करें या कूलिंग करें, दोनों में से एक बात ही होगा, टेम्परेचर चेंज या स्टेट चेंज। इसलिए नाम सुना होगा केमिस्ट्री में, लेटेंट हीट का नाम सुना होगा, लेटेंट हीट। तो देखो भाई, लेटेंट हीट यहीं पे होता है, जहाँ स्टेट चेंज होता है वहाँ लेटेंट हीट, जहाँ स्टेट चेंज होगा वहाँ लेटेंट हीट। नाम सुना है लेटेंट हीट, बाकी इसका डिटेल तो आज देखेंगे हम लोग कि लेटेंट हीट के और क्या क्या बात आपको समझना है। आपने सुना होगा लेटेंट हीट ऑफ स्टीम या लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, लेटेंट हीट ऑफ मेल्टिंग, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, ये सब सुना है ना लेटेंट हीट? बोलो भाई, सुना है। चलो उसका हम लोग डिटेल देखेंगे। तो अभी तो बेसिक इंट्रोडक्टरी बात मैं बता रहा था कि कैलोरीमेट्री मीन्स कैलोरी का कैलकुलेशन, और कैलोरी का कैलकुलेशन तब इन्वॉल्व होता है जब हम लोग हीटिंग करते हैं या कूलिंग करते हैं, कुछ टेम्परेचर चेंज होते हैं, तो एनर्जी एक्सचेंज एंड टेम्परेचर चेंज, इसी के बारे में पढ़ना फिजिक्स का ये ब्रांच, जिसमें हम लोग एनर्जी एक्सचेंज एंड टेम्परेचर चेंजेस या स्टेट चेंजेस की बात करते हैं, वो कैलोरीमेट्री है, कैलोरी का कैलकुलेशन है। तो इसमें हम लोग यही टॉपिक पढ़ेंगे कि जब भी एनर्जी लेना देना होगा तो टेम्परेचर चेंज या फेज चेंज इन्वॉल्व होगा, कब कितना एनर्जी लगेगा किसमें, वही चीज़ हम लोग को कैलकुलेशन करने हैं, वो देखने हैं। तो ठीक है भैया, इस पे हम लोग बात आगे बढ़ाएंगे। इन सारे कैलकुलेशन, जब भी स्टेट चेंज हो तो कितना एनर्जी लगेगा, क्या लगेगा, टेम्परेचर चेंज हो तो कितना एनर्जी पे कितना टेम्परेचर चेंज होगा, कितना फॉल होगा, एनर्जी निकालें कितना, तो इन सब का कैलकुलेशन करने के लिए, यानी कि कैलोरीमेट्री अप्लाई करने के लिए हम लोगों को क्या चाहिए भाई? तो वी नीड 4-5 टर्म्स जो कि क्लियरली समझ में आना चाहिए। नंबर 1 स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, मोलर हीट कैपेसिटी, थर्मल हीट कैपेसिटी और लेटेंट हीट। इन सब का इंफॉर्मेशन जब तक नहीं है, और एक और टर्म आता है वाटर इक्विवेलेंट, ये 5 टर्म जब तक नहीं जानेंगे, जब तक नहीं पहचानेंगे, तब तक कैलोरीमेट्री का कोई कैलकुलेशन करने लायक आप नहीं बनेंगे। तो कैलकुलेशन करने हैं कैलोरीमेट्री से रिलेटेड, तो इक्वेशन लिखने के लिए, कैलकुलेशन के लिए जो इक्वेशन लिखेंगे, तो इसके लिए ये टर्म हमें समझना होगा, जानना होगा, पहचानना होगा। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, मोलर हीट कैपेसिटी, थर्मल हीट कैपेसिटी, लेटेंट हीट और वाटर इक्विवेलेंट। इसलिए अब हम लोगों का नेक्स्ट स्टेप क्या होगा कि पहले इनको समझें, इस पे डायरेक्ट भी क्वेश्चन आ सकते हैं, तो इसका यूज़ करके कैलोरीमेट्री के इक्वेशन लिखेंगे, प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री यूज़ करेंगे, और फिर इन सब कैलकुलेशन में इन्वॉल्व हो पाएंगे हम लोग करेक्टली इक्वेशन लिख करके। सो पहले अब हम लोगों का टारगेट क्या हो जाएगा भाई? तो अब है कि ये टर्म्स को समझा जाए। तो चलो भैया, पहले आप एक टॉपिक लगाओ, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी लिखो। स्टार्ट करते हैं हम लोग। एस स्मॉल सी से भी लोग रिप्रेजेंट करते हैं इसको, और इसका नाम है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। साथ साथ चाहो तो लिख सकते हो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, या फिर इसका दूसरा नाम है स्पेसिफिक हीट, ओनली स्पेसिफिक हीट, ये भी बोल सकते हैं। ठीक है भाई, ये होता क्या है वो जरा समझा जाए। ये होता है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इज इक्वल टू एनर्जी एक्सचेंज
एनर्जी एक्सचेंज रिक्वायर्ड फॉर यूनिट मास ऑफ सब्सटेंस फॉर यूनिट चेंज इन टेम्परेचर। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या है? तो ये एनर्जी एक्सचेंज रिक्वायर्ड फॉर यूनिट मास ऑफ सब्सटेंस फॉर यूनिट चेंज इन टेम्परेचर। समझो ध्यान से, अगर मान लो मैंने कॉपर का ले लिया 5 kg, 5 kg हमने कॉपर का प्लेट ले लिया या कुछ भी ले लिया भाई, 5 kg कॉपर ले लिया। इस कॉपर का स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का मतलब क्या होगा वो समझें। किसी भी सब्सटेंस का अपना अपना स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का मतलब है कि इस सब्सटेंस के यूनिट मास मान लो 1 kg मास का टेम्परेचर, 1 kg मास जो है इसका टेम्परेचर 1 डिग्री से चेंज कर दें, 1 डिग्री से राइज कराएं। अगर ये 30 पे है तो 31 करा दें। उसके लिए यूनिट मास यानी 1 kg मास ऑफ कॉपर को कितना एनर्जी देना होगा वो इसका स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होगा। फिर से कॉपर का स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या होगा? तो कॉपर का 1 kg ले लें, उसका टेम्परेचर 1 डिग्री राइज कराने के लिए कितना एनर्जी देना होगा, या 1 डिग्री फॉल कराने के लिए कितना एनर्जी लेना होगा। एनर्जी निकालेंगे तो टेम्परेचर डाउन होगा, एनर्जी सप्लाई करेंगे तो टेम्परेचर अप होगा। तो 1 डिग्री सेल्सियस 1 kg ऑफ द सब्सटेंस का टेम्परेचर 1 डिग्री राइज कराने के लिए 100 जूल देना पड़ेगा। तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी हो गया 100। और इसमें से अगर 1 kg में से 100 जूल निकाल लेंगे तो 1 डिग्री फॉल भी हो जाएगा। और अगर 200 दे देंगे तो 2 डिग्री इंक्रीज हो जाएगा इस 1 kg बॉडी का, और 200 निकाल लेंगे तो 2 डिग्री फॉल कर जाएगा टेम्परेचर। तो हमें 2 डिग्री नहीं फॉल कराना, 3 डिग्री नहीं फॉल कराना, 5 डिग्री नहीं फॉल, हमें 1 डिग्री फॉल या राइज कराने के लिए कितना एनर्जी देना होगा। 1 डिग्री राइज कराने के लिए कितना देना होगा? 80 जूल। तो 1 डिग्री फॉल कराने के लिए 80 जूल लेना पड़ेगा। तो जितना लेना या देना, एनर्जी एक्सचेंज जो करना पड़ रहा है फॉर यूनिट चेंज इन टेम्परेचर, ऑब्वियस है कि राइज कराना है तो देना होगा और फॉल कराना है तो लेना होगा। तो वो कितना अमाउंट ऑफ एनर्जी लेना देना करना पड़ेगा, एनर्जी एक्सचेंज करना पड़ेगा कि यूनिट kg का मास 1 मास, यूनिट मास का टेम्परेचर चेंज 1 का हो। देंगे तो इंक्रीज और लेंगे तो डिक्रीज। तो इसलिए मैंने लिखा एनर्जी एक्सचेंज, एक्सचेंज में दोनों आ गया, देना और लेना। तो दें या लें, कितना एनर्जी लेना देना करना पड़ेगा कि 1 डिग्री फॉल या राइज हो। देंगे तो राइज करेगा और निकाल लेंगे तो फॉल करेगा, और वो अमाउंट सेम रहेगा। 80 देने पे, 80 जूल देने पे 1 डिग्री राइज होगा, तो 80 जूल निकालने पे 1 डिग्री फॉल भी होगा। सो अमाउंट ऑफ एनर्जी एक्सचेंज रिक्वायर्ड फॉर यूनिट मास ऑफ द सब्सटेंस फॉर यूनिट चेंज इन टेम्परेचर इज कॉल्ड स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। ये तो भैया कॉपर का हमने बोल दिया। अगर मान लो हमने स्टील लिया और स्टील का यूनिट kg ले लेते हैं भाई, तो स्टील का यूनिट kg के लिए हो सकता है हमें 150 जूल देना पड़ जाए। तो इसका स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या हो जाएगा? 150 जूल देना पड़ रहा है 1 डिग्री राइज कराने के लिए 1 kg वाले को। तो 150 जूल पर kg पर केल्विन लगेगा। तो इसका फॉर्मूला क्या बनेगा और सेंस क्या क्लियर होगा वो भी जरा समझते हैं। सेंस तो थोड़ा बहुत समझ में आया कि स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी किसी का 150 है, इट मीन्स इस सब्सटेंस के 1 kg का टेम्परेचर राइज 1 डिग्री सेल्सियस से करने के लिए 160 जूल लगेगा। तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होता है कितना एनर्जी एक्सचेंज करना पड़ेगा पर यूनिट मास पर यूनिट चेंज इन टेम्परेचर। मतलब कितना एनर्जी, मान लो ये अगर 1 हो जाए, 1 kg ले लें, और ये वाला भी 1 डिग्री सेल्सियस, 1 डिग्री सेल्सियस का ही राइज कराया, तो उस कंडीशन में जो डेल्टा क्यू होगा वही हमारा हो जाएगा स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। सी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या हो गया? कितना एनर्जी लगेगा, एनर्जी का वैल्यू जब ये भी 1 ये भी 1। ये 1 मतलब 1 kg हमने ले लिया, ये 1 मतलब 1 डिग्री ही राइज कराएंगे। अब भैया 1 kg ले लिया है, इसका 1 डिग्री राइज कराना चाहते हो तो कितना एनर्जी, डेल्टा क्यू का जो वैल्यू होगा वही सी होगा।
तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इज नथिंग बट एनर्जी एक्सचेंज फॉर यूनिट मास एंड यूनिट चेंज इन टेम्परेचर। तो ये आप डेफिनेशन भी समझ सकते हो, इसको मैं लिख दे रहा हूँ भाई, आप भी लिख लो। अमाउंट ऑफ एनर्जी एक्सचेंज रिक्वायर्ड फॉर यूनिट मास ऑफ सब्सटेंस फॉर यूनिट चेंज इन टेम्परेचर। ये हो गया स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ ए सब्सटेंस। ये किसी सब्सटेंस का ही होता है, सब्सटेंस बोले या मटेरियल बोले, हर मटेरियल का अलग अलग होगा। specific heat capacity of copper is not equal to specific heat capacity of aluminum, is not equal to specific heat capacity of steel, is not equal to specific heat capacity of water। किसी का भी हो सकता है। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर सबको याद रखना चाहिए। वाटर का स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होता है 1 कैलोरी पर ग्राम पर केल्विन। मतलब 1 ग्राम वाटर 1 केल्विन से राइज कराना हो तो 1 कैलोरी देना पड़ता है, या फिर बोलें इसको 4.2 जूल पर ग्राम पर केल्विन। ये स्पेसिफिक हीट इन केस ऑफ वाटर है, क्योंकि 1 कैलोरी होता है 4.2 जूल। 1 कैलोरी कितना होता है भाई? तो 4.18 जूल, यानी 4.2 जूल ये होता है एनर्जी। इसलिए स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर जो होता है 1 कैलोरी पर ग्राम पर केल्विन। ये जो यूनिट पर केजी नहीं दिया, पर ग्राम दिया, इसका मतलब कि 1 ग्राम लें। 1 केजी लोगे तो यहाँ पे यूनिट बन जाएगा पर केजी। अगर 1 ग्राम लेंगे तो 1 ग्राम का सब्सटेंस का 1 ग्राम का अगर हम लोग 1 केल्विन राइज कराएं तो उसमें 1 कैलोरी लगेगा। तो अगर मान लो ये 1 केजी होता वाटर तो कितना लगेगा भाई? तो स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर अगर मैं पर केजी लिखना चाहता हूँ तो 1000 ग्राम बन जाएगा, तो 1000 कैलोरी भी लगेगा, क्योंकि 1 ग्राम में 1 कैलोरी लगता है। तो 1000 कैलोरी पर केजी पर केल्विन हो जाएगा। और ये 1000 कैलोरी है, मतलब ये होता है 4.18 है ना, तो 4180 जूल। 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 4180 जूल पर केजी पर केल्विन, स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर। तो स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर जनरली लोग याद रखते हैं। तो जनरल बात समझ में आ गया भाई, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी और स्पेसिफिक हीट ऑफ ए सब्सटेंस मटेरियल का क्या होता है भाई? तो अमाउंट ऑफ एनर्जी एक्सचेंज रिक्वायर्ड फॉर यूनिट मास और यूनिट चेंज इन टेम्परेचर। देखो कई सारे बुक में और ज़्यादातर आपको स्कूल लेवल में टीचर जो बताते हैं, अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ यूनिट मास थ्रू 1 डिग्री सेल्सियस। तो रेज करने में 1 डिग्री सेल्सियस राइज कराने के लिए टेम्परेचर कितना एनर्जी देना होगा। लेकिन जो जनरल बात है कि जितना देना होता है 1 डिग्री राइज कराने के लिए उतना ही लेना होता है 1 डिग्री फॉल कराने के लिए। इसलिए कोई भी स्टैंडर्ड बुक जो लिखता है वो एनर्जी एक्सचेंज लिखता है। देना ही क्यों? लेना से भी तो डिफाइन कर सकते हैं कि भैया 1 डिग्री फॉल कराने में जितना एनर्जी लेना हो वो हमारा स्पेसिफिक हीट है। तो मैं इसी को क्यों पकड़ूं भाई कि एनर्जी देना कितना पड़ेगा 1 डिग्री राइज के लिए? डिफाइन तो आप कर सकते हो दोनों। तो स्टैंडर्ड बुक ये एनर्जी एक्सचेंज के मामले में बोलता है भैया ये एनर्जी एक्सचेंज लो चाहे दो। लोगे भाई, निकालोगे तो फॉल कराओगे, दोगे तो राइज कराओगे। यूनिट डिग्री चेंज करने के लिए कितना एनर्जी एक्सचेंज चाहिए यूनिट मास के लिए, वो होगा उस सब्सटेंस का स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। ठीक है भाई, यहां तक क्लियर है? और अगर किसी बोलो क्या डाउट है? सी और स्मॉल एस, स्मॉल सी या स्मॉल एस दोनों से कर सकते हैं। अच्छा, किसी का स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी मान लो, थोड़ा सेंस आपको मीनिंग के लिए क्लियर करो। किसी का स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी 10 जूल पर केजी पर केल्विन है और किसी का है मान लो ये S1 है, ये S2 सेकंड मटेरियल का है, वो है 1000 जूल पर केजी पर केल्विन। तो इसका क्या मीनिंग समझेंगे, क्या अंदाज़ा लगाएंगे? किसी का स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कम है, किसी का ज़्यादा है, तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये
देखो केमिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से तो मैं कुछ नहीं कह सकता कि वहाँ मोलिकुलर बॉन्ड का क्या है चक्कर और क्या नहीं है, लेकिन ये ज़रूर आप कह सकते हैं कि इस सब्सटेंस का यूनिट ले लो मास और इस सब्सटेंस का यूनिट ले लो मास, तो इसको 1 डिग्री राइज कराने के लिए 1000 देना पड़ेगा, 1000 जूल देना पड़ेगा, तब ये 1 डिग्री का राइज दिखाएगा। और इसको तो सिर्फ 10 जूल ही देना पड़ेगा, तो ये 1 डिग्री का राइज दिखाएगा। मतलब टेम्परेचर चेंज करना इसमें आसान होगा। इसका टेम्परेचर अगर 5 डिग्री से चेंज करना है तो 50 जूल दे दो, लेकिन इसका 5 डिग्री चेंज करना पड़ेगा तो तुम्हें 5000 देना पड़ेगा। इट मीन्स जिसका स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है उसका टेम्परेचर चेंज करना आसान है। कम एनर्जी दो या निकालो, फटाफट टेम्परेचर चेंज करेगा। जिसका ज़्यादा स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है, मतलब उसका टेम्परेचर जितने पे है ना वो उतने पे रहना चाहता है, थोड़ा बहुत चेंज भी करना हुआ तुम्हें तो बहुत ज़्यादा एनर्जी देना होगा या बहुत ज़्यादा एनर्जी लेना होगा। तो हाई स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का मतलब है कि इसका टेम्परेचर चेंज करना उतना ही मुश्किल होगा, क्योंकि थोड़ा सा भी चेंज करना है तो ज़्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी देना है तो छोटा सा राइज होगा। इतना अमाउंट ऑफ एनर्जी निकालोगे हज़ारों, तब जाके 1 डिग्री राइज या फॉल करेगा। तो राइज या फॉल कराना इसमें मुश्किल होगा। ज़्यादा स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होने का मतलब है कि टेम्परेचर चेंज कराना में उतना ही ज़्यादा एनर्जी इन्वॉल्व होगा, लेकिन कम स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी वाला है उसका टेम्परेचर चेंज कराना हो तो बहुत कम एनर्जी लगेगा। ठीक है भाई, तो आप ये बताओ इस बेसिस पे, ये अगर आप समझते हो, ये समझ रखते हो, तो जो हम लोग मशीनरी आइटम होता है, मशीन जब चलता है, मशीनरी आइटम में हम लोग लुब्रिकेंट यूज करते हैं कि भैया थोड़ा स्मूथली चलो, ज़्यादा फ्रिक्शन मत करो, लुब्रिकेंट यूज करते हैं। तो अगर आप थोड़ा खोपड़ी खर्च करें तो 1 मार्क्स का क्वेश्चन आता है कि लुब्रिकेंट्स जो यूज़ करते हैं उनका स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी हाई होना चाहिए या लो होना चाहिए। जो लुब्रिकेंट यूज़ करते हैं, मशीन जब चलता है फ्रिक्शन होता है, तो फ्रिक्शन होता है भैया, तो फ्रिक्शन से हीटिंग एनर्जी भी होता है, हीट प्रोड्यूस होता है, और लुब्रिकेंट लगा रहेगा तो वो लुब्रिकेंट भी एनर्जी कुछ लेगा, हीट एनर्जी का। तो लुब्रिकेंट का स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी लार्ज वाला सेलेक्ट करना चाहिए, ज़्यादा स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी वाला लुब्रिकेंट यूज़ करना चाहिए, या कम स्पेसिफिक हीट वाला यूज़ करना चाहिए? लार्ज वाला क्यों? ताकि वो ज़्यादा जल्दी टेम्परेचर गेन ना कर ले। हाँ, ज़्यादा जल्दी टेम्परेचर गेन ना करें, मतलब कि भाई हीटिंग तो होगा, फ्रिक्शन तो होगा, मशीन चलेगा तो फ्रिक्शन तो होगा। अब कम स्पेसिफिक हीट वाला होगा तो वो फ्रिक्शन से जो एनर्जी आया वो एनर्जी लेके अपना टेम्परेचर कर लिया ज़्यादा, 100 डिग्री सेल्सियस पे आएगा, या किसी ज़्यादा टेम्परेचर पे आ गया तो ज़्यादा टेम्परेचर से तो बर्निंग इफेक्ट आने लग जाएगा, मशीन ख़राब होगा, क्योंकि उसका टेम्परेचर जो लुब्रिकेंट का इतना लार्ज हो गया वो वेपराइज हो जाएगा, लुब्रिकेंट ही वेपराइज हो जाएगा, थोड़ी देर में गायब हो जाएगा। लुब्रिकेंट का मतलब क्या है कि एक दिन लगा दिए तो वो चले ना 2-4 महीने। अगर कम स्पेसिफिक हीट वाला उसका टेम्परेचर राइज होकर के बॉइलिंग पॉइंट पे आ गया और वेपराइज हो गए, तो वो नहीं चाहिए। हमें तो चाहिए भाई कम ये टेम्परेचर चेंज हो, मतलब ज़्यादा स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी वाला हो, ताकि हीटिंग से जो एनर्जी प्रोड्यूस भी हो तो वो एनर्जी ले भी ले और टेम्परेचर 1 डिग्री या 2 डिग्री ही राइज करे। एनर्जी ले ले हज़ारों जूल, लेकिन 1 डिग्री 2 डिग्री ही राइज करे, ताकि कि अदर पार्ट ऑफ द मशीन पे कोई इफेक्ट भी ना आए और एनर्जी एब्जॉर्ब भी कर लिया। और धीरे धीरे जब मशीन बंद करोगे तो धीरे धीरे वो एनर्जी सराउंडिंग को दे भी देगा और 2 डिग्री फॉल करा लेगा। तो चलेगा मशीन तो 2 डिग्री राइज हो जाएगा, जब हमारा मशीन बंद हो जाएगा तो 2 डिग्री फॉल हो जाएगा। तो उससे अदर पार्ट पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो 2 डिग्री ज़्यादा हो जाए कम हो जाए तो उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन जब चले तो 100 डिग्री राइज हो जाए और जब ना चले 100 डिग्री फॉल हो जाए, तो ये चीज़ ज़्यादा सूटेबल नहीं है लुब्रिकेंट के लिए, इसलिए ज़्यादा स्पेसिफिक हीट वाला चाहिए होगा। तो बिल्कुल सही बात है, इस लॉजिक पे आप सोच सकते हैं। तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का मीनिंग समझ में आया, कम हुआ तो क्या हुआ, ज़्यादा हुआ तो क्या हुआ। पर यूनिट मास पर यूनिट चेंज इन टेम्परेचर, ये बना फॉर्मूला। कैसे ये फॉर्मूला बन गया वो भी समझ लो भाई, ये कैसे फॉर्मूला बन गया। तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का निकालना चाहते हैं वैल्यू, कोई भी सब्सटेंस है भैया, मान लो ये 5 kg है। अगर ये 5 kg है, मुझे देना पड़ रहा है, मान लो 5000 जूल दिया हमने इसको, तो इसका टेम्परेचर चेंज हुआ 2 डिग्री सेल्सियस से। इसका जो टेम्परेचर चेंज हुआ वो हुआ 2 डिग्री सेल्सियस से, और ये 5 kg का था।
अब ध्यान से समझना, इस मटेरियल का मैं चाहता हूँ स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी निकाल लूँ। कैसे निकालेंगे भाई, कैसे निकालेंगे इसका स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, वो जरा देखा जाए। तो 5 kg था, हमें देना पड़ा 5000 जूल। अच्छा 1 kg करा था तो कितना देना होता, हमने 5000 जूल दिया, 5 kg का था, 5000 जूल दिया तो उसका टेम्परेचर राइज हुआ 2 डिग्री सेल्सियस। तो चलो भाई अभी टेम्परेचर राइज 2 डिग्री सेल्सियस हुआ है। अगर मैं ये बोलूँ कि ठीक है 2 डिग्री राइज होता है 5 kg वाले का, अगर ये 5 kg के बदले में 1 kg होता तो 5000 के बदले में हमें 1000, क्योंकि 5 kg वाले का टेम्परेचर चेंज कर रहे हो 2 डिग्री सेल्सियस तो 5000 देना पड़ रहा है। 1 kg होता तो इससे 150 तो देना पड़ता, ये 1 kg होता, ये तो तुमने 5 kg कर दिया बच्चे। अब ये 1 kg ही होता तो 1 kg को तो हमें 1000 ही देने पड़ते, तो भैया ठीक है 1000 देने पड़ते। इसका मतलब कि जितना तुम्हें 5 kg को देना पड़ा है तो 5 kg को देना पड़ा है तो उसके 5 kg मास से डिवाइड कर दो तो तुम्हें मिल जाएगा कि कितना देना पड़ता है 1 को, क्योंकि 5000 देना पड़ा था तुम्हें 5 kg को, इसलिए 1 को देना पड़ेगा 1000। तो जितना मास है उसके मास से डिवाइड कर दो तो यूनिट मास में कितना एनर्जी देना होगा वो पता लग जाएगा। ठीक है भाई 1000 देंगे तो हमारा इसका टेम्परेचर, यूनिट का टेम्परेचर चेंज हो जाएगा कितना से, 2 डिग्री सेल्सियस से। तो भैया हमें 1000 देने से 2 डिग्री सेल्सियस चेंज होता, हमें तो 1 डिग्री ही चाहिए। तो 2 डिग्री के लिए 1000 देना पड़ा, तो 1 डिग्री के लिए कितना देना पड़ता, 2 डिग्री के लिए 1000 देना पड़ा था 1 kg, और 2 डिग्री राइज के लिए 1000 देना पड़ा, तो 1 डिग्री राइज के लिए कितना देना पड़ेगा, तो यहाँ पे 2 से डिवाइड कर दो। अभी 2 से डिवाइड कर देंगे क्योंकि 1000 देना पड़ गया था 1 kg को 2 डिग्री राइज के लिए, तो 1 डिग्री राइज करेगी इससे हाफ ही देना पड़ेगा, इसलिए यहाँ पे 2 वैल्यू रखोगे तो मिल जाएगा तुम्हें कितना भाई, तो 500 मिलना चाहिए। ये 1000 हो गया, 1000 डिवाइडेड बाई 2 तो 500 जूल पर kg पर केल्विन, ये हो गया इसका स्पेसिफिक हीट। इससे कैसे, कितना एनर्जी देना पड़ा भैया, कितना मास था और कितना टेम्परेचर चेंज हुआ था। अच्छा भाई तुमने तो 5000 दिया था, अच्छा भाई 5000 दिया हमने, लेकिन मास था उसका 5 kg, अच्छा तो पर kg पता लग गया। अच्छा भाई इससे तो टेम्परेचर चेंज हुआ था 2 डिग्री, लेकिन हमें तो चाहिए 1 डे, तो 2 से डिवाइड कर दिया तो इससे हमें मिल गया 500 जूल पर kg पर केल्विन। तो ये फॉर्मूला क्या बताता है कि कितना एनर्जी एक्सचेंज, मास से डिवाइड कर दिया तो फॉर यूनिट मास हो गया, और टेम्परेचर चेंज से डिवाइड कर दिया तो फॉर यूनिट चेंज हो गया। जितना टेम्परेचर चेंज हुआ उससे डिवाइड कर दो, जितना मास था उससे डिवाइड कर दो, तो यूनिट मास का मिल जाएगा, यूनिट चेंज इन टेम्परेचर का मिल जाएगा। इसलिए ये फॉर्मूला बन गया कि स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या होगा, तो तुम्हें जितना एनर्जी देना पड़ रहा है, जितना मास का ऑब्जेक्ट है और जितना टेम्परेचर राइज हुआ, तुमने एनर्जी कुछ दिया, कुछ टेम्परेचर राइज हुआ, जितना राइज हुआ यहाँ लिख दो, जितना मास था यहाँ लिख दो, तुम्हें अपने आप मिल जाएगा। तुम्हें देना पड़ा था 5000 जूल, लेकिन तुमने मास तो भाई 5 kg का था तो यूनिट में 1000 देना पड़ा। अच्छा भाई यूनिट में 1000 देना पड़ा, लेकिन टेम्परेचर राइज तो 2 डिग्री सेल्सियस का हुआ था, तो 1 का ही तो हमें चाहिए, तो इसलिए 2 से डिवाइड किया तो इससे हमें मिल गया 500 जूल पर kg पर केल्विन। तो भाई ये समझ गए आप कि ये फॉर्मूला बताता है कि कितना एनर्जी एक्सचेंज फॉर 1 kg मास और 1 डिग्री सेल्सियस चेंज इन टेम्परेचर, या 1 केल्विन चेंज इन टेम्परेचर, इसलिए ये बन गया। और यहाँ से एक और आपके लिए फॉर्मूला बन गया कि डेल्टा Q इज इक्वल टू MC डेल्टा T। मतलब कोई अगर पूछ दे कि अच्छा भाई इसका स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है 20 जूल पर kg पर केल्विन और ये 3 kg का है, तो बताओ कितना एनर्जी देना पड़ेगा, तो कैसे निकालेंगे। एनर्जी एक्सचेंज मान लो हमें चाहिए, कितना एनर्जी देना पड़ेगा भाई, 3 kg का है, इसको हम लोग चाहते हैं कि 2 डिग्री सेल्सियस राइज हो जाए, कितना एनर्जी देना पड़ेगा, तो यहाँ से निकालेंगे एनर्जी जो देना पड़ेगा वो MS डेल्टा T। कैसे, तो भैया स्पेसिफिक हीट 20 जूल है, मतलब यूनिट मास को 20 जूल देना पड़ेगा, लेकिन ऐसा 3 kg है तो 3 × 20 देना पड़ेगा। 1 मास का होता तो आपको 20 जूल देना पड़ता, क्योंकि ये स्पेसिफिक हीट है 20 जूल पर kg पर केल्विन,
सो 1 मास का होता या 1 kg का होता तो तुम्हें 20 जूल देना पड़ता, लेकिन ये तो भैया 3 kg का है, ये तो 3 kg का है, तो 3 kg का है तो 60 जूल देना पड़ेगा। अच्छा, इससे तो तुम्हारा 1 केल्विन राइज होगा, हमें तो चाहिए 2 डिग्री सेल्सियस या 2 केल्विन, इसका मतलब 2 से और मल्टीप्लाई करने पड़ेंगे, तो इससे कितना मिल जाएगा हमें भाई, तो 120 जूल, इसका मतलब 120 जूल देने पड़ेंगे। तो ये भी एक फॉर्मूला बन गया, एनर्जी एक्सचेंज कितना भाई होना चाहिए, तो MS डेल्टा T, इसी फॉर्मूला से आया एनर्जी एक्सचेंजेज MC डेल्टा T या MS डेल्टा T। तो इस तरह से भी क्वेश्चन आ सकते हैं। तो एक मैं क्वेश्चन यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, आप भी लिख लो। फाइंड एनर्जी रिक्वायर्ड टू इंक्रीज temperature of 3 kg block by 2 degree Celsius if specific heat capacity is 20 joule per kg per Kelvin। तो ये हमने निकाल लिया, ये हो गया आंसर इसका। ठीक है, इसको भी हम लोग एक क्वेश्चन बना सकते हैं, इसको भी एक क्वेश्चन बना सकते हैं। मान लो मैंने क्वेश्चन दे दिया था इसमें, इफ 5000 कैलोरी इंक्रीजेस टेम्परेचर ऑफ 5 kg ब्लॉक बाई 2 डिग्री सेल्सियस, देन calculate its specific heat, इसका स्पेसिफिक हीट कैलकुलेट करें। तो भैया ये भी एक क्वेश्चन हुआ जिसका कि आंसर हम लोगों ने ये निकाला। कैसे भाई, यहाँ से निकाला कि स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या होता है भाई, तो जितना एनर्जी एक्सचेंज करोगे पर यूनिट मास पर यूनिट चेंज इन टेम्परेचर, हमने डाल दिया, वैल्यू मिल गया हमें। तो इस तरह से छोटे मोटे क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो ये हम लोगों ने समझा स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। बोलो क्लियर है यहाँ तक? बोलो भाई। चलो ये क्लियर है, तो हम लोग दूसरे टर्म पे आएंगे। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी समझ गए, अब दूसरा टर्म हम लोग डालें, वो होगा मोलर हीट कैपेसिटी। और एक जब समझ गए हैं तो अब समझना इजी होगा। मोलर हीट कैपेसिटी लिखें भैया। मोलर हीट कैपेसिटी का भी दूसरा नाम है मोलर हीट, ओनली मोलर हीट, या फिर एक और तीसरा नाम है मोलर स्पेसिफिक हीट। जहां मोलर टर्म आया तो समझना है पर यूनिट मोल। इसके पहले जो था वो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी था, और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का मतलब होता है पर यूनिट मास, कितना एनर्जी लेना देना पड़ेगा भाई फॉर यूनिट चेंज इन टेम्परेचर, लेकिन वो होना चाहिए पर यूनिट मास। यूनिट मास है तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। स्पेसिफिक यहाँ भी रहेगा, स्पेसिफिक यहाँ भी रहेगा। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी बोलें या स्पेसिफिक हीट बोलें, कैपेसिटी ना भी बोलें, दोनों का मीनिंग एक ही होता है। स्मॉल सी या स्मॉल एस से रिप्रेजेंट करते हैं। स्पेसिफिक हीट बोलें या स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी बोलें, एक ही बात है। लेकिन मोलर हीट में मोलर हीट कैपेसिटी बोलो, मोलर हीट बोलो या मोलर स्पेसिफिक हीट बोलो, खाली स्पेसिफिक रहता तो स्पेसिफिक हीट वो हो जाता पर यूनिट मास, लेकिन मोलर लगा हुआ है तो मोलर स्पेसिफिक हीट तो पर यूनिट मोल ही होगा। ये सब किसके लिए है, तो तीनों एक ही है और वह है पर यूनिट मोल। पर यूनिट मोल क्या, तो पर यूनिट मोल वही चीज, एनर्जी एक्सचेंज फॉर यूनिट चेंज इन टेम्परेचर। मतलब इसको हम लोग कैपिटल सी से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको हम लोग कैपिटल सी से ही रिप्रेजेंट करते हैं, हर बुक में मिलेगा। इसमें कैपिटल एस नहीं लाएंगे, कैपिटल सी से रिप्रेजेंट करते हैं। और ये होगा एनर्जी एक्सचेंज रिक्वायर्ड पर यूनिट मोल
पर यूनिट चेंज इन टेम्परेचर। मतलब जिस सब्सटेंस का निकालना चाहते हो मोलर हीट कैपेसिटी, उसका 1 मोल लो और 1 मोल का 1 मोल लिया, 1 kg के बदले में क्या लिया हमने, 1 मोल लिया उस सब्सटेंस का, और उसका टेम्परेचर चेंज कर दो 1 डिग्री सेल्सियस। तो कितना एनर्जी राइज कराने के लिए कितना देना पड़ेगा, फॉल कराने के लिए कितना लेना पड़ेगा, और जितना एनर्जी लेना देना पड़े, जितना एनर्जी एक्सचेंज की रिक्वायर्ड हो, वो हमारा पर यूनिट मोल यानी कि मोलर हीट कैपेसिटी हो जाएगा। अब देखो इस पे एग्जांपल बताता हूँ। मान लो हमने इफ 2 मोल ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन गैस है मान लो, 2 मोल ऑफ ऑक्सीजन requires 40 joule for increasing its temperature from 30 degrees Celsius to 36 degrees Celsius. Then molar heat capacity क्या हो गया, तो मोलर हीट कैपेसिटी क्या होगा भाई, तो हम लोग पर यूनिट मोल जानना चाहेंगे। पर यूनिट मोल कैसे निकलेगा, तो भैया जब हमारा 2 मोल था तो हम लोग यहाँ निकाल लेंगे कि मोलर हीट कैपेसिटी क्या होगा। तो एनर्जी देना पड़ रहा है 40 जूल, तो सीधा बात है भाई 40 जूल देना पड़ रहा है। खुद सोचो कि 40 जूल देना पड़ रहा है तो 2 मोल का टेम्परेचर चेंज हो रहा है। तो इसमें जो 40 था उसमें 2 से डिवाइड कर दें, यानी नंबर ऑफ मोल से डिवाइड कर दें, तो मिलेगा हमें कि यूनिट मोल में कितना एनर्जी देना पड़ता फॉर सेम चेंज इन टेम्परेचर। तो 30 से 36 यानी 6 डिग्री का चेंज हुआ। तो भैया 6 डिग्री के लिए ना 1 मोल को इतना देना पड़ेगा। 40 जूल दे रहे थे 2 मोल को, तो 40 डिवाइडेड बाई 2 करोगे, 40 डिवाइडेड बाई 2 करोगे मीन्स 20 जूल दे रहे थे यूनिट मोल को। किसके लिए, इसके लिए टेम्परेचर 30 से 36 करने के लिए 2 मोल को दिया 40 जूल, तो भैया 1 मोल को तो 40/2 दोगे। तो ये वाला जैसे ही नंबर ऑफ मोल से डिवाइड किया, मतलब यूनिट मोल का एनर्जी एक्सचेंज पता लग गया। लेकिन ये एनर्जी एक्सचेंज किसके लिए, 6 डिग्री राइज के लिए। हमें 1 डिग्री ही राइज चाहिए, 6 डिग्री राइज नहीं चाहिए, तो भैया 6 टाइम्स कम दे दो। तो इसका मतलब कि ये है 6 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो यहाँ पे 6 क्या है, टेम्परेचर चेंज ही तो है। जितना टेम्परेचर चेंज हुआ था उतना से डिवाइड कर दो। तो ये बन गया फॉर्मूला, ये फॉर्मूला है जो मीनिंग वाइज हम लोग समझ रहे हैं। इसलिए मोलर हीट कैपेसिटी क्या हो जाएगा, तो हम लोगों ने दिया था 40 डिवाइडेड बाई 2 मोल का था, और ये 6 डिग्री सेल्सियस, तो 6 यहाँ पे लिखेंगे। इससे हमें वैल्यू मिल जाएगा 20 डिवाइडेड बाई 6। तो जो वैल्यू आएगा वही हो जाएगा मोलर हीट कैपेसिटी ऑफ ऑक्सीजन, उस हिसाब से निकल जाएगा। इट मीन्स ये दोनों जो हम लोगों ने पढ़ा, मोलर हीट कैपेसिटी और यहाँ पे और पहले जो देखा स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, दोनों का फॉर्मूला सिमिलर है। यहाँ पे बस है मोलर हीट कैपेसिटी के बदले में स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, तो यहाँ पे पर यूनिट मास हो जाता है और इधर पर यूनिट मोल होता है। तो इससे हम लोगों ने जो फॉर्मूला देखा था, ये एनालॉगी है, ये एनालॉगी मैंने दिखाया, दोनों सिमिलर की तरह हैं। लेकिन अब यहाँ से जो फॉर्मूला हमें ऑब्टेन होगा वो लिखेंगे भाई। तो यहाँ से फॉर्मूला जो ऑब्टेन हुआ कि एनर्जी एक्सचेंज अगर हमें निकालना हो तो नंबर ऑफ मोल कितना है और मोलर हीट कैपेसिटी कितना है और टेम्परेचर चेंज कितना करना चाहते हो, उस हिसाब से निकलेगा। वहाँ अगर हम लोग एनर्जी एक्सचेंज निकालना चाहते हैं भाई और मास दिया हुआ है तो MS डेल्टा टी इससे निकाल सकते हैं, या MC डेल्टा टी से निकाल सकते हैं, ये एनर्जी एक्सचेंज। तो ये भी एक फॉर्मूला बना, ये भी बना भाई। जहाँ N है नंबर ऑफ मोल तो मोलर हीट कैपेसिटी यूज करने पड़ेंगे, जहाँ मास है वहाँ स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी स्मॉल c से रिप्रेजेंट करेंगे। तो बिल्कुल ये वैसा ही फॉर्मूला है, कोई इसमें अलग बात नहीं है, सिर्फ यूनिट मास विल बी चेंज्ड विद रिप्लेस्ड विद यूनिट मोल। इट मीन्स इसका हम लोग लिख सकते हैं कि इट इज़, ये है क्या भाई, तो इट इज़ अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड, लिख लो, इट इज़ अमाउंट ऑफ एनर्जी एक्सचेंज, अमाउंट ऑफ एनर्जी एक्सचेंज रिक्वायर्ड फॉर यूनिट मोल ऑफ सब्सटेंस, or unit mole of substance for
यूनिट चेंज इन टेम्परेचर, फॉर यूनिट चेंज इन टेम्परेचर। भैया मैं लिख रहा हूँ, आप भी लिखो, तो इससे मेहनत तो भाई करने पड़ेंगे, सबको करने पड़ेंगे। तो मोलर हीट कैपेसिटी नाम से ही क्लियर है, पर यूनिट मोल, पर यूनिट मोल, सिंबल कैपिटल सी। तो ये उसी तरह से हो गया, अमाउंट ऑफ एनर्जी एक्सचेंज रिक्वायर्ड फॉर यूनिट मोल ऑफ सब्सटेंस फॉर यूनिट चेंज इन टेम्परेचर। अगर दोगे एनर्जी, टेम्परेचर राइज होगा, निकालोगे तो टेम्परेचर फॉल होगा। तो ये सेम बात है, उसी तरह का लॉजिक है, इसमें कोई अलग सा लॉजिक नहीं है, सेम लॉजिक है, सिर्फ पर यूनिट मास अब एक्सचेंज हो गया पर यूनिट मोल से। इसलिए इसका यूनिट भी क्या बनेगा, इसका यूनिट क्या बनेगा भाई, तो ये बनेगा जूल पर मोल पर केल्विन, ऐसा होगा, या फिर कैलोरी पर मोल पर केल्विन, ऐसा लिखते हैं। तो इसका यूनिट तो भाई इसी तरह से मिलेगा, ये ऐसा यूनिट हो जाएगा। बोलो भाई, क्लियर है, ये बात समझ गए? मोलर यूनिट दिखाया कि ये फॉर्मूला है, उसमें डालो, ये जूल है, ये नंबर ऑफ मोल, यानी कि मोल आएगा यूनिट, 2 मोल, 4 मोल, 10 मोल, और ये टेम्परेचर चेंज केल्विन। तो इसको हम लोग जूल पर मोल पर केल्विन बोल सकते हैं, या इसको ऐसे बोलोगे जूल पर मोल केल्विन, ऐसे भी लिख सकते हैं। एक ही डिवाइड किया और मोल केल्विन मल्टीप्लाइड है डिनोमिनेटर में मोल और केल्विन मल्टीप्लाइड है, ये भी वही चीज़ है। इसको भी लिखेंगे तो यही चीज़ लिखेंगे, जूल पर और पर केल्विन। जूल पर मोल पर केल्विन का मतलब यही होगा, जूल पर मोल पर केल्विन, यही है। ठीक है भाई, जूल पर मोल पर केल्विन। तो ऐसे हम लोग लिखते हैं, कैलोरी में कोई दे तो कैलोरी में समझ लेंगे ऐसे। जनरली केल्विन यूज करते हैं, ये पर डिग्री सेल्सियस भी हो सकता है। अब किसी बुक में तुम्हें मान लो ये पर डिग्री सेल्सियस भी लिख दिया किसी न्यूमेरिकल में, तो एक ही बात है। अगर मान लो किसी का मोलर हीट कैपेसिटी 10 जूल है पर मोल पर केल्विन, तो इसको हम ऐसा ही बोल सकते हैं, 10 जूल पर मोल पर डिग्री सेल्सियस, क्योंकि भाई यूनिट डिग्री सेल्सियस या यूनिट केल्विन एक ही बात है। क्योंकि जब 1 डिग्री से राइज होता है तो 1 केल्विन से भी राइज होता है। मीन्स 273 से 274 केल्विन हो जाए तो ये भी भैया 0 डिग्री सेल्सियस से 1 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। मीन्स सेम गैप होता है, केल्विन में और डिग्री सेल्सियस में गैप सेम रहता है, ये तो पता ही है तुम्हें। टेम्परेचर डिफरेंस इन केस ऑफ डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू टेम्परेचर डिफरेंस इन केस ऑफ केल्विन, ये तो होता है, पहले भी हम लोग डिस्कस किए हैं लास्ट क्लास में। तो यूनिट का बात समझ गए, और यहाँ फॉर्मूला बिल्कुल सिमिलर है। तो बोलो भाई, यहाँ तक क्लियर है तो मैं आगे बढ़ूँ? यस सर। किसी को कन्फ्यूजन होगा बोल देगा भाई। चलो तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट हम लोग पॉइंट लिखेंगे, मोलर हीट कैपेसिटी हो गया। अब है एक थर्मल हीट कैपेसिटी। थर्मल हीट कैपेसिटी का भी नाम है भाई 2-3, इसलिए सारे नाम लिख दे रहा हूं मैं कि कोई कंफ्यूजन ना रहे। थर्मल हीट कैपेसिटी का दूसरा नाम सिंपली हीट कैपेसिटी भी है। अगर हीट कैपेसिटी खाली बोला, थर्मल हीट कैपेसिटी या हीट कैपेसिटी बोला, ना तो स्पेसिफिक लगाया ना मोलर लगाया। अगर स्पेसिफिक मोलर दोनों लग जाता है तो मोलर ही वैलिड होता है। मोलर स्पेसिफिक हीट, तो मोलर खाली स्पेसिफिक हीट है, कोई मोलर वाली बात नहीं, तो पर यूनिट मास। ओनली स्पेसिफिक है, कोई मोलर नहीं है तो पर यूनिट मास। लेकिन ना स्पेसिफिक है ना मोलर है, तो उस कंडीशन में ना यूनिट मास ना यूनिट मोल, ये होगा एनर्जी एक्सचेंज फॉर यूनिट चेंज इन टेम्परेचर ऑफ द एंटायर बॉडी। ना यूनिट मास उसका एंटायर बॉडी का, ना वन, जितना बॉडी का मास है सब लो भाई, जितना मोल है सब लो, पूरे बॉडी का मास। थर्मल हीट कैपेसिटी किसी का होगा, किसी बॉडी का, थर्मल हीट कैपेसिटी ऑफ ए बॉडी, ऑफ ए बॉडी। और जो आता था मोलर हीट कैपेसिटी
मोलर हीट कैपेसिटी या स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ये जो दोनों होता है, ये होता है ऑफ ए सब्सटेंस। हर सब्सटेंस का अलग अलग होता है, ये हर सब्सटेंस का अलग अलग होता है। मोलर हीट कैपेसिटी हो या स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी हो, वो किसी मटेरियल का होता है, कॉपर का अलग, एल्युमिनियम का अलग। अब वो कितना बड़ा ऑब्जेक्ट तुमने लिया है, कितना बड़ा बॉडी लिया है, उससे मतलब नहीं है, किस मटेरियल का बना हुआ है उससे मतलब है। कॉपर का बना हुआ है तो इसका स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी अपना फिक्स होगा कॉपर के अकॉर्डिंगली। लेकिन ये तो सब्सटेंस वाइज है, लेकिन ये ऑफ ए बॉडी है, ये वाला ऑफ ए सब्सटेंस है और ये वाला ऑफ ए बॉडी है। मतलब इसको पूरे बॉडी से मतलब, बॉडी के मास से भी मतलब है। पूरा बॉडी एज ए होल का टेम्परेचर 1 डिग्री इंक्रीज करना हो तो कितना एनर्जी देना पड़ेगा, पूरे बॉडी का टेम्परेचर 1 डिग्री फॉल कराना हो तो कितना एनर्जी लेना पड़ेगा। तो जब भी ये बात होगा फॉर एंटायर बॉडी की बात होगा। इट मीन्स कोई ऑब्जेक्ट है, ये पूरा इतना बड़ा मान लो कोई ऑब्जेक्ट है, होगा कुछ भाई, कुछ भी मास हो, कुछ भी हो, पूरे का टेम्परेचर 1 डिग्री राइज करने के लिए कितना देना पड़ेगा। मान लो हमने दिया 2000 जूल और इसका मान लो 4 डिग्री राइज हो गया, डेल्टा टी जो है वो 4 डिग्री सेल्सियस हो गया, तो मैं बोलूँगा कि इसका थर्मल हीट कैपेसिटी कितना है। तो थर्मल हीट कैपेसिटी है इसका 2000 जूल दिए तो इसका 4 डिग्री राइज हो गया, इसका मतलब ये कितना हो गया भाई, तो 500 जूल पर केल्विन। यूनिट देख के भी बात कर लेंगे, पर केल्विन। यहाँ पर यूनिट मास पर केजी नहीं होगा, पर मोल नहीं होगा, यहाँ सिंपली पर केल्विन। 1 केल्विन बढ़ाना हो इतना एनर्जी दो, 2 केल्विन का बढ़ाना हो इतना एनर्जी दे दो भाई, 1000 दे दो। तो पूरे बॉडी का बात होता है इसमें, इसलिए थर्मल हीट कैपेसिटी ऑफ ए बॉडी, नॉट ऑफ ए मटेरियल। ये बॉडी वाइज अलग, वही कॉपर का एक टेबल है, वही कॉपर का एक चेयर है, इसका हीट कैपेसिटी कुछ और होगा, इसका हीट कैपेसिटी कुछ और होगा। वही कॉपर का एक पेन है, वही कॉपर का ये बोर्ड है, तो इसका थर्मल हीट कैपेसिटी हो गया मान लो 2 जूल, 2 जूल दो 1 डिग्री राइज होगा, इसका हो गया 2000 दोगे तब वो राइज होगा। क्यों, ज़्यादा मास है, मटेरियल तो वही है, कॉपर 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 कॉपर, लेकिन ये है छोटा सा मास, इसका राइज कराने के लिए 2 जूल दे दो 1 डिग्री राइज हो जाएगा। इसके लिए तुम्हें 2000 देना पड़ रहा है 1 डिग्री राइज करने के लिए, तो इसका थर्मल हीट कैपेसिटी अलग हो गया, 2 जूल हो गया, 2 जूल पर केल्विन हो गया। इसका थर्मल हीट कैपेसिटी 2000 जूल पर केल्विन हो गया, 2000 जूल पर केल्विन हो गया। तो इसका ज़्यादा बड़ा मास था, लार्जर मास था, तो इसलिए इसका ज़्यादा हीट कैपेसिटी हो गया। इसलिए थर्मल हीट कैपेसिटी जो होता है या सिंपली हीट कैपेसिटी इज फॉर द होल बॉडी। इसमें हमारा न तो स्पेसिफिक है यानी पर यूनिट मास है, न पर यूनिट मोल है, तो इसलिए इसको हम लोग समझ सकते हैं कि इसको क्या बोलेंगे भाई, थर्मल हीट कैपेसिटी। इसको डिफाइन अगर करना हो तो हम लोग को लिखना पड़ेगा, इट इज़ क्या है भाई ये, तो थर्मल हीट कैपेसिटी ऑफ ए बॉडी इज, लिख लो, इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी एक्सचेंज। ये हमेशा मैं एनर्जी एक्सचेंज लिखता हूँ, कोई भी स्टैंडर्ड बुक ये लिखता है एनर्जी एक्सचेंज। हमें क्या पता भाई लेना है कि देना है, जब जैसा होगा वैसा काम करेंगे, तो देने पे ही क्यों डिफाइन करेंगे, एनर्जी एक्सचेंज। देंगे तो राइज कराएंगे, लेंगे तो फॉल कराएंगे। तो इट इज़ ऑफ ए बॉडी इज़ द अमाउंट ऑफ thermal heat capacity of a body is the amount of energy exchange required, amount of energy body is the amount of energy exchange required for unit change in temperature, unit change in temperature of the entire body। ये होगा थर्मल हीट कैपेसिटी या सिंपली हीट कैपेसिटी, ये रहेगा ऑफ ए बॉडी, ये हमेशा ऑफ ए बॉडी रहेगा।
अच्छा भाई, तो अब एक बात और आती है, छोटा सा टर्म है, वो क्या है भाई? तो वो है कि इन दोनों में क्या रिलेशन है, किस में? तो रिलेशन बिटवीन, लिख लो भाई, रिलेशन बिटवीन थर्मल हीट कैपेसिटी ऑफ ए बॉडी एंड स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी of the material of body. अब देखो ध्यान से, रिलेशन निकालने हमें किसका भाई? तो थर्मल हीट कैपेसिटी ऑफ ए बॉडी, कोई एक बॉडी है, ये रहा बॉडी भाई, छोटा मोटा, चलो भाई ये बॉडी है, इसका थर्मल हीट कैपेसिटी और इसका जो मटेरियल है, इस मटेरियल का स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी में रिलेशन चाहिए। तो भैया इसका थर्मल हीट कैपेसिटी हम लोग और इसमें कैसे निकालेंगे? तो लेट द बॉडी इज ऑफ मास m। भैया कोई बॉडी है तो उसका कुछ तो मास होगा, तो मान लो ये m kg मास है, इसका मास इज इक्वल टू 1 kg है, m kg है, चलो भाई m kg मास है। अब इसका स्पेसिफिक हीट S है, इनमें रिलेशन ही चाहते हैं भाई, बिल्कुल ठीक बात है। तो अब मैं देखो कैसे रिलेशन लिखूंगा, और इस पे भी क्वेश्चन आते हैं 1 मार्क्स का, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो इस बॉडी का थर्मल हीट कैपेसिटी क्या होगा? थर्मल हीट कैपेसिटी का मतलब है कितना एनर्जी देना पड़ेगा फॉर यूनिट चेंज इन टेम्परेचर, कितना एनर्जी देना होगा 1 डिग्री राइज कराने के लिए। तो देखो भाई, इसको एनर्जी अगर मान लो ये m मास का है तो कितना एनर्जी देना पड़ेगा 1 डिग्री राइज कराएंगे या डेल्टा टी राइज कराने के लिए? डेल्टा टी राइज कराना होगा तो एनर्जी देना होगा ms डेल्टा टी, होता ही है। कोई m मास का बॉडी S है, इसका स्पेसिफिक हीट, तो इतना डेल्टा टी राइज कराने के लिए तो इतना एनर्जी देना पड़ेगा, क्योंकि इसके यूनिट को 1 डिग्री राइज कराने के लिए S देना पड़ता था, फिर यूनिट को S देना पड़ेगा, फिर यूनिट को S देना पड़ेगा, ऐसा ये m kg का 10 kg का है तो 10 इंटू S देना पड़ेगा। भाई 1 का होता 1 kg होता तो S देना पड़ता, लेकिन ये 10 kg है तो ms देना पड़ेगा, 10s देना पड़ेगा। अच्छा 1 डिग्री राइज के लिए इतना देना होता, तुम तो इसका 5 डिग्री राइज करना चाहते हो तो 5 से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा, तो ms डेल्टा टी, ये तो आप समझते हो कि एनर्जी कितना देना होता है m मास का सब्सटेंस, m मास का बॉडी है ये, तो इसलिए हमें इसका डेल्टा टी टेम्परेचर राइज कराना है। तो इसमें अगर ये 1 kg का होता तो S देते, S इंटू डेल्टा टी। 1 kg का होता तो 1 डिग्री राइज करने के लिए S देना पड़ता है, तो डेल्टा टी राइज करने के लिए S इंटू डेल्टा टी देना पड़ेगा, लेकिन ये 1 kg का नहीं, ये m kg का है तो ms डेल्टा टी देना पड़ेगा। बिल्कुल भाई, ms डेल्टा टी दो और डेल्टा टी राइज कराओ, तो m मास का था इसलिए हमें इतना देना पड़ा, तो डिवाइडेड बाई डेल्टा टी करने हैं, डेल्टा टी कैंसिल होगा और बचेगा क्या, m इंटू एस होना भी चाहिए। थर्मल हीट कैपेसिटी इज इक्वल टू मास ऑफ द बॉडी मल्टीप्लाइड बाई स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ द सब्सटेंस जिसका कि ये बॉडी बना हुआ है, जिसका कि ये बॉडी बना हुआ है। बॉडी जिस मटेरियल का बना है उसका स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी को मल्टीप्लाई कर दो मास ऑफ द बॉडी से, तो मिलेगा इसका थर्मल हीट कैपेसिटी। अगर ये बॉडी 10 kg का है और 1 kg को राइज कराने के लिए S हमें देना पड़ता है 1 डिग्री राइज करने के लिए, तो जब 10 kg का तो 10s देना पड़ेगा ना, यानी कि ms देना पड़ेगा, तो ms ही हुआ यूनिट डिग्री राइज कराने का एनर्जी। फिर से एक तो थर्मल हीट कैपेसिटी बाय डेफिनेशन बाय फार्मूला तो यही है पूरे बॉडी का, तो पूरे बॉडी को डेल्टा टी से राइज कराने के लिए इतना एनर्जी देना पड़ता है भाई, यही तो है। डेल्टा टी से डिवाइड करोगे ms मिल जाएगा। सो दिस इज द रिलेशन, और इसको हम लोग डायरेक्ट कॉमन सेंस से भी बोल सकते हैं कि इस पूरे बॉडी का 1 डिग्री राइज कराने के लिए जितना एनर्जी देना पड़ेगा वही तो इसका थर्मल हीट कैपेसिटी है। चलो भाई मैं करवा देता हूँ इसका 1 डिग्री राइज। कैसे कराएंगे भाई, तो इसका 1 kg लेते तो 5 जूल देना पड़ता है, तो 1 kg और है ये, तो इसका 1 डिग्री राइज कराना होगा तो 5 जूल और देना पड़ेगा। इसका भी 1 केल्विन कराना चाहते हैं 5 और देना पड़ेगा, इसका भी 1 केल्विन चाहते हैं और देना पड़ेगा, इसका भी 1 kg है ये भी, तो S और देना पड़ेगा, S और दो,
तब 1 डिग्री राइज होगा। ये एस अमाउंट ऑफ एनर्जी और दो तब 1 डिग्री राइज होगा। एस अमाउंट ऑफ एनर्जी और दो तो ये राइज होगा। ऐसा 10 kg का है भैया तो 10 इंटू एस दो, तो यही हो गया थर्मल हीट कैपेसिटी, यानी कि मास ऑफ द बॉडी इंटू स्पेसिफिक हीट ऑफ द मटेरियल ऑफ द बॉडी, यही हो जाएगा टोटल हीट कैपेसिटी, ये हमारा थर्मल हीट कैपेसिटी। ये 1 डिग्री राइज करने के लिए एस देना पड़ रहा है, इसको भी 1 डिग्री राइज के लिए एस देना होगा, इसको भी 1 डिग्री राइज के लिए एस 10 kg है तो 10 एस, 2 kg है 2 एस, m kg है तो m s। बोलो क्लियर है यहाँ तक ये रिलेशन? Yes, sir. Yes. बस इतना ही आपको याद रखने हैं। इसके अलावा है लेटेंट हीट, वो समझने हैं। लेटेंट हीट समझेंगे फिर हम लोग कैलोरीमेट्री का काम कर पाएंगे। तो यहाँ तक क्लियर है, हम लोगों ने देख लिया थर्मल हीट कैपेसिटी और हीट कैपेसिटी में रिलेशन। ठीक है भाई, थर्मल हीट कैपेसिटी पढ़ा और थर्मल हीट कैपेसिटी एंड हीट कैपेसिटी का मतलब हम लोग रिलेशन हम लोग समझ गए। अगर ये बॉडी m kg का है, इसका स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी s है, तो हम लोग समझेंगे कि इसका थर्मल हीट कैपेसिटी m इंटू एस है। थर्मल हीट कैपेसिटी इसका m इंटू एस है। थर्मल हीट कैपेसिटी या हीट कैपेसिटी का सिंपल मतलब है पूरा बॉडी एज ए होल का टेम्परेचर 1 डिग्री राइज करने के लिए कितना देना होगा, 1 डिग्री फॉल कराने के लिए कितना लेना होगा। ये ना तो यूनिट मास का होता है और ना यूनिट मोल का होता है, ये पूरे बॉडी एज ए होल का होता है। ठीक है भाई, जब यहाँ तक क्लियर हुआ है तो हम लोग अब आगे बढ़ते हैं और टॉपिक एक लिखो, लेटेंट हीट। लेटेंट हीट समझने हैं, ये क्या है ये समझा जाए। लेटेंट का मतलब होता है हिडन। लेटेंट मीन्स हिडन, तो हिडन हीट, लेटेंट हीट का मतलब हिडन है। आप सोचेंगे क्या छुप गया, क्या हिडन है, किससे हिडन है, ये तो सोचना चाहिए, तो डाउट बनेगा क्या चीज़ यहाँ हिडन क्यों बोला गया इसको। लेटेंट का मतलब हिडन है, तो ये हिडन क्यों बोला गया, हिडन हीट, लेटेंट हीट। तो क्या चीज़ छुपा हुआ है, किससे छुपा हुआ है, इस बात को ज़रा हजम कर लेंगे तो एप्लीकेशन ओरिएंटेड क्वेश्चन को आप इजीली अटेम्प्ट कर पाएंगे, क्योंकि समझ है आपको, अंडरस्टैंडिंग है, तो खाली रटने से तो काम बनेगा नहीं। तो चलो देखो भाई कि लेटेंट हीट क्या हुआ। तो अभी हम लोग बात कर रहे थे कि किसी भी सब्सटेंस को हम लोगों ने मान लो आइस फॉर्म में लिया, वाटर को, कोई भी सब्सटेंस का सॉलिड फॉर्म लिया, तो ठीक है भैया सॉलिड फॉर्म लिया है, बहुत सारा हमने फ्रिज में से निकाला आइस क्यूब्स 0 डिग्री सेल्सियस पे या फिर -10 डिग्री सेल्सियस पे आइस क्यूब पूरा भर दिया इसमें, इस कंटेनर में, और इसको क्या किया, बर्नर पे हमने रख दिया। अब ये बर्नर से हीटिंग कर रहे हैं, कॉन्टिन्यूसली हीटिंग किए जा रहे हैं। अभी ये पहले सॉलिड था -10 डिग्री सेल्सियस पे, अब इसका हमने टेम्परेचर मेजर करने के लिए एक थर्मोमीटर लगा दिया इसमें। ये थर्मोमीटर बताता रहेगा इसका कितना टेम्परेचर है किसी भी मोमेंट पे। तो ठीक है भाई, ये टेम्परेचर बताएगा, इसके लिए बना रखा है इसमें, अपने आप दिखाएगा ये। तो हम लोग देखते हैं कि जब हीटिंग करते हैं तो आपको बोला जाए, यहाँ पे मान लो तुम्हें बिठा दिया जाए चेयर पे, यहाँ पे नोबिता को बिठा दिया गया और बोला गया क्या भाई कि तू बैठ जा इस चेयर पे, भाई चेयर पे बैठ जा और क्या बता, तुम बताओ। और यहाँ पे ऐसे कर दिया गया, यहाँ पे एक कर्टन लगा दिया गया, भैया देखना नहीं है उधर, खाली ये थर्मोमीटर देखो, बस खाली थर्मोमीटर देखो, इधर नहीं देखना है कि बर्नर ऑन है कि नहीं है या किसी ने बंद कर दिया, ये ब्लॉक कर दिया। अब तुम देखो बस, इनको देखो, इसको देखो, बस सिर्फ थर्मोमीटर देखो और देख के बताओ हीटिंग हो रहा है कि नहीं, बर्नर ऑन है कि नहीं बताना है तुम्हें, बर्नर ऑन है या नहीं है बताना है तुम्हें। बर्नर दिख नहीं रहा है, सिर्फ थर्मोमीटर दिख रहा है। तो भैया थर्मोमीटर देख करके हम लोग बता तो सकते हैं हीटिंग होगा कि नहीं, हीटिंग हो रहा है या नहीं हो रहा है। कैसे बताएंगे, देखेंगे कि ये -20 डिग्री सेल्सियस दिखाया, -20 डिग्री सेल्सियस पे मान लो स्टार्टिंग में लिया था, -20 डिग्री सेल्सियस दिखाया। इसके बाद देखा कि थोड़े टाइम के बाद ये -20 से -15 हो गया, ठीक है, फिर -10 हो गया, फिर -5 हो गया, -2 हो गया। तो ये बोलेगा क्या भाई हीटिंग हो रही है, हीटिंग हो रही है भाई, हीटिंग हो रही है।
तभी तो इसका टेम्परेचर देखो राइज हो रहा है। यहाँ पे 0 डिग्री सेल्सियस था और इसके पहले निगेटिव था, इसके ऊपर पॉजिटिव होने लग गया, तो पहले निगेटिव पे था, -20 पे था, फिर ये ऐसे -15, -10, -5, ये 0 तक, -2 तक आया। तो इसका मतलब इसका टेम्परेचर राइज हो रहा है, हीटिंग हो रहा है, ये बोलेगा। हाँ भाई बिल्कुल ठीक है, तो करेक्ट होता जाएगा इसका। थोड़े टाइम के बाद ये देखा कि ये 0 डिग्री पे आ गया। अब जब 0 डिग्री पे आएगा तो भैया इसका तो मेल्टिंग पॉइंट है, ये इसका तो मेल्टिंग पॉइंट है। वाटर रखा हुआ था, वाटर था हमारा सॉलिड स्टेट में। अब ये क्या करेगा, मेल्टिंग करना शुरू किया। मेल्टिंग शुरू किया करना, इसको सिर्फ थर्मोमीटर दिखाए जा रहे हैं। बताओ भाई, थर्मोमीटर देख करके बताओ। तो ये तो अब ये मेल्टिंग शुरू हो गया और 0 डिग्री सेल्सियस पे आने के बाद टेम्परेचर हो गया फिक्स, क्योंकि तुम्हें पता है कि जब ये हीटिंग होता है तो टेम्परेचर तो राइज होता है, लेकिन कब तक, जब तक हमारा मेल्टिंग पॉइंट ना मिला हो तब तक। ये सॉलिड स्टेट है, अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था। जब मेल्टिंग पॉइंट पे आएगा तो अब फेज चेंज होगा, अब इसका स्टेट चेंज होगा, टेम्परेचर चेंज नहीं होगा। जब तक टेम्परेचर चेंज हो रहा था सॉलिड का सॉलिड में ही था, स्टेट चेंज नहीं हो रहा था। लेकिन जैसे ये मेल्टिंग पॉइंट पे आया, अब ये क्या हो रहा है, सॉलिड से लिक्विफाई हो रहा है, सॉलिड से लिक्विड हो रहा है। अब जब सॉलिड से लिक्विड हो रहा है तो उस कंडीशन में ये तो भैया यहीं का यहीं फिक्स्ड है। अब इस कंडीशन में ये कंफ्यूज हो जाएगा कि हीटिंग हो रहा है कि नहीं हो रहा है, कैसे बताएं। ये तो बोल देगा कि नहीं हीटिंग नहीं हो रहा है, टेम्परेचर तो चेंज ही नहीं हो रहा। तो अपना हीटिंग जो है ना, हीटिंग छुप गया है इससे। किससे? थर्मोमीटर से छुप गया है। अब थर्मोमीटर देख के कोई नहीं बता सकता कि हीटिंग हो रहा है कि नहीं हो रहा है, क्योंकि टेम्परेचर हमारा फिक्स्ड हो गया है। तो आप बोलेंगे कि हीटिंग नहीं हो रहा है, तो ये बोलना गलत हो जाएगा, क्योंकि हीटिंग होते हुए भी टेम्परेचर कांस्टेंट रह सकता है, क्योंकि हीटिंग जो कर रहे हैं वो मेल्टिंग हो रहा है, स्टेट चेंज में खर्च हो रहा है, उससे टेम्परेचर राइज नहीं होगा। जब पूरा स्टेट चेंज हो जाएगा फिर टेम्परेचर राइज स्टार्ट हो जाएगा, टेम्परेचर राइज स्टार्ट हो जाएगा, ये लिक्विड फेज में आ जाएगा, और लिक्विड फेज में जब कंप्लीटली आ गया सॉलिड फेज से लिक्विड फेज में, तो अब इसका टेम्परेचर 0 से राइज होते 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 और 100 डिग्री सेल्सियस मतलब बॉइलिंग पॉइंट पे पहुंच गया। जैसा सब्सटेंस होगा बॉइलिंग पॉइंट पे पहुंच गया, फिर बॉइलिंग पॉइंट पे छुप जाएगा इसका हीटिंग इफेक्ट। हीटिंग हो रहा है कि नहीं हो रहा है वो छुप जाएगा इस थर्मोमीटर से, बता नहीं पाएगा। तो ड्यूरिंग स्टेट चेंज हीटिंग हो रहा है कि नहीं ये छुपा हुआ है, हिडन है थर्मोमीटर से। थर्मोमीटर देखकर थर्मोमीटर नहीं बता पाएगा कि हीटिंग हो रही है कि नहीं। इसलिए ऐसे कंडीशन में जब हमारा हीटिंग पता न लग पाए थर्मोमीटर से, तो उस प्रोसेस में जो हीटिंग कर रहे हैं, जो हीट एनर्जी यूज हो रहा है, उसको बोल रहे हैं लेटेंट हीट। इसको बोल रहे हैं लेटेंट हीट। लेटेंट हीट हिडन हीटिंग है, हिडन हीटिंग है। ये जो हीटिंग है वो हिडन है फ्रॉम द थर्मोमीटर। ऐसा बोल सकते हैं, हीटिंग हिडन फ्रॉम थर्मोमीटर। समझने के लिए ऐसा समझ सकते हैं, ये हिडन है, अपना हीटिंग जो प्रोसेस है इज हिडन फ्रॉम थर्मोमीटर। दैट इज the energy exchange is hidden। क्यों भाई? क्योंकि टेम्परेचर डज नॉट चेंज, टेम्परेचर चेंज ही नहीं होता, ऐसा बोले, टेम्परेचर डज नॉट चेंज। अब चेंज ही नहीं होता, थर्मोमीटर क्या बता पाएगा भाई? कुछ नहीं बता पाएगा। तो एनर्जी एक्सचेंज हिडन ड्यूरिंग, कब ऐसा होता है? ड्यूरिंग स्टेट चेंज। ड्यूरिंग स्टेट चेंज, स्टेट चेंज का मतलब है दो काम हो रहा हो, चाहे इसका मेल्टिंग हो रहा हो या फिर फ्रीजिंग हो रहा हो। डाउन होता हुआ आ रहा है टेम्परेचर, फिर डाउन होना बंद हो गया क्योंकि फ्रीजिंग हो रहा है, स्टेट चेंज हो रहा है, या वेपराइजेशन हो रहा हो या कंडेंसेशन हो रहा हो। तो इस कंडीशन में जब भी स्टेट चेंज होता है, मेल्टिंग और फ्रीजिंग मेल्टिंग पॉइंट पे होता है और ये होता है एट बॉइलिंग पॉइंट।
तो ऐसे कंडीशन में टेम्परेचर चेंज होना बंद हो जाता है, इसलिए थर्मोमीटर बता नहीं सकता। इसलिए ऐसे कंडीशन को हम लोग लेटेंट हीट बोलते हैं, ऐसे एनर्जी एक्सचेंज को हम लोग लेटेंट हीट बोलते हैं, और ये हमेशा स्टेट चेंज वाले कंडीशन में ही इन्वॉल्व होता है। तो लेटेंट हीट हुआ क्या? तो ये हुआ लेटेंट हीट किसी भी सब्सटेंस का क्या होता है? लेटेंट हीट ऑफ ए सब्सटेंस और मटेरियल is the amount of energy exchange, is the amount of energy exchange per unit mass, unit mass के लिए per unit mass during state change, during state change, that is latent heat। क्या होगा? तो latent heat होगा energy exchange per unit mass। यूनिट मास में स्टेट चेंज करना हो, फॉर एग्जांपल लेटेंट हीट ऑफ आइस, यानी कि मेल्टिंग, लेटेंट हीट ऑफ आइस बोलें या लेटेंट हीट ऑफ मेल्टिंग बोलें, वाटर के केस में अगर मैं बोलूं तो लेटेंट हीट ऑफ आइस बोलें या लेटेंट हीट ऑफ मेल्टिंग बोलें या लेटेंट हीट ऑफ फ्रीजिंग बोलें, सब एक ही बात है, और वो होता है 80 कैलोरी पर ग्राम। किसके लिए? फॉर वाटर, वाटर के लिए ऐसा होता है। मतलब वाटर को अगर आप सॉलिड से वाटर में, मतलब H2O को सॉलिड से वाटर लिक्विड फेज में अगर कन्वर्ट करें तो 80 कैलोरी पर ग्राम देना होगा। मीन्स 0 डिग्री सेल्सियस पे आइस हो तो इसको 80 कैलोरी दो, 80 कैलोरी इसमें फिट करो तो ये 0 डिग्री सेल्सियस वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा। 0 डिग्री जो मेल्टिंग पॉइंट टेम्परेचर है, टेम्परेचर चेंज नहीं होगा, स्टेट चेंज होगा, टेम्परेचर चेंज नहीं होगा। 0 डिग्री आइस, 0 डिग्री वाटर, लेकिन सॉलिड से लिक्विड बनने में 80 कैलोरी मांगेगा। ये 80 कैलोरी पर ग्राम चाहिए। 0 डिग्री सेल्सियस आइस ये पर ग्राम चाहिए। अगर ये 10 ग्राम है तो 80 × 10 चाहिए, 1 ग्राम है 80 चाहिए। इसलिए ये बना फॉर्मूला एनर्जी एक्सचेंज पर यूनिट मास ड्यूरिंग स्टेट चेंज। तो डेल्टा क्यू क्या हो गया? ml। डेल्टा क्यू क्या हो जाएगा? m × l। मतलब m मास है, उसका स्टेट चेंज करना हो तो कितना एनर्जी लगेगा भाई? तो m मास को स्टेट चेंज करना है तो ml एनर्जी लगेगा, क्योंकि l तो लेटेंट हीट होता है यूनिट मास के लिए। लेटेंट हीट है मान लो 80 कैलोरी पर ग्राम, लेकिन तुम्हारे पास 10 ग्राम है वाटर, 10 ग्राम आइस को कन्वर्ट करना है तो 10 × 80 लगेगा। ध्यान से समझ लो भाई, अगर हमारे पास 10 ग्राम आइस एट 0 डिग्री सेल्सियस, जो कि इसका मेल्टिंग पॉइंट भी है, फाइंड एनर्जी रिक्वायर्ड, फाइंड एनर्जी रिक्वायर्ड to convert 10 gram of ice at 0 degree Celsius into water। वाटर में कन्वर्ट करना है, और स्पेसिफिक हीट ऑफ आइस जो होता है वो है 80 कैलोरी। स्पेसिफिक हीट ऑफ आइस बोल रहे हैं। लेटेंट हीट ऑफ आइस जो होता है या लेटेंट हीट ऑफ मेल्टिंग जो होता है वो होता है 80 कैलोरी पर ग्राम। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर भाई? 80 कैलोरी पर ग्राम, मतलब 1 ग्राम होगा, उसको 80 कैलोरी दो तो कन्वर्ट हो जाएगा लिक्विड में। तो तुम्हारे पास तो 10 ग्राम है, 10 ग्राम है, मेल्टिंग पॉइंट पे ऑलरेडी आ चुका है। अब जो एनर्जी दोगे उससे उसका स्टेट चेंज होगा, टेम्परेचर चेंज नहीं होगा। तो अगर 10 ग्राम है तो इसमें कितना एनर्जी देना पड़ेगा भाई? तो m × लेटेंट हीट, क्योंकि लेटेंट हीट जो है 80 कैलोरी पर ग्राम, वो तो तुम्हें 80 कैलोरी 1 ग्राम होता तो 80 कैलोरी लगता, लेकिन तुम्हारे पास तो 10 ग्राम है भैया। तो 10 ग्राम है तो कितना लगेगा? तो 8 / 1 × 10 ये लगेगा, मीन्स लेटेंट हीट और ये मास। तो m × लेटेंट मीन्स आपके पास 10 ग्राम है और लेटेंट हीट 80 होता है, तो उस हिसाब से निकल जाएगा। इट मीन्स फाइनली क्या मिला तुम्हें भाई? ये तो ऐसा समझने के लिए, ये अगर यूनिट के साथ लिखोगे तो यहाँ लिखोगे 10 ग्राम और यहाँ लिखोगे
80 कैलोरी पर ग्राम, ग्राम ग्राम कैंसिल हो जाएगा और मिल जाएगा ये कितना भाई, तो 800 कैलोरी इज द आंसर। 800 कैलोरी, दो 10 ग्राम ice will be converted into 10 ग्राम वाटर एट 0 डिग्री सेल्सियस, क्योंकि टेम्परेचर चेंज नहीं होगा। 0 डिग्री सेल्सियस आइस था, 0 डिग्री सेल्सियस वाटर में चला जाएगा। 80 कैलोरी पर ग्राम लगेंगे। 1 ग्राम होता, 80 कैलोरी लगता, 10 ग्राम था इसलिए 800 कैलोरी लगेगा। तो ऐसा निकाल सकते हैं। बोलो भाई, क्लियर है? किसी को कोई कन्फ्यूज़न हो पूछ लो भाई, कन्फ्यूज़न हो तो पूछ लो, क्योंकि इनके बिना कैलोरीमेट्री तो कुछ हो ही नहीं सकता है। इन सब का तो मीनिंग क्लियर होना ही चाहिए। ठीक है भाई, ये समझ में आ गया फॉर्मूला, m इंटू लेटेंट हीट। अच्छी बात है भाई। चलो एक को दो क्वेश्चन देखते हैं। अब क्वेश्चन देखते हैं, वाटर इक्विवेलेंट बताने से पहले अभी क्वेश्चन देखते हैं। अभी नेक्स्ट क्लास का भी कुछ टाइम जा सकता है कैलोरीमेट्री में, कुछ न्यूमेरिकल दिखाने में। उसके बाद अभी 2 क्लास और लगेंगे। चलो देखते हैं टोटल अब जरा क्वेश्चन लिखो। टोटल चैप्टर फिनिश करने में अभी 2 क्लास और, आज के बाद 2 क्लास और लगेंगे। अच्छी बात है। चलो देखो, क्वेश्चन एक है, फाइंड एनर्जी टू बी गिवन to convert 100 gram ice, चलो 100 ग्राम ice at -5 डिग्री सेल्सियस into steam at 150 डिग्री सेल्सियस। और दिया हुआ है स्पेसिफिक हीट ऑफ आइस 0.5 कैलोरी पर ग्राम पर केल्विन, स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर 1 कैलोरी पर ग्राम पर केल्विन। ये जो मैं डेटा लिख रहा हूँ ये फैक्ट है। और स्पेसिफिक हीट ऑफ स्टीम इज इक्वल टू 0.48 कैलोरी पर ग्राम पर केल्विन। लेटेंट हीट ऑफ आइस 80 कैलोरी पर ग्राम एंड लेटेंट हीट ऑफ स्टीम या लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन बोलें, एक ही बात है, वो है हमारा 540 कैलोरी पर ग्राम। ये क्वेश्चन है, बड़ा कॉमन क्वेश्चन है इस तरह का। इसको हम लोगों को सॉल्व करने, चलो भाई सॉल्व किया जाए। हमें चाहिए एनर्जी एक्सचेंज, यानी एनर्जी कितना देना होगा। कन्वर्ट करने हैं 100 ग्राम आइस एट -5 डिग्री सेल्सियस टू स्टीम एट 150 डिग्री सेल्सियस। कन्वर्ट करने में कितना एनर्जी देना होगा। तो इस तरह का आज बता रहा हूँ, बेसिक क्वेश्चन है ये सब, कॉन्सेप्ट दिखाने के लिए। देखो भाई क्या कर सकते हैं, ध्यान से समझना आप। 100 डिग्री, ये 100 ग्राम आइस है -5 डिग्री सेल्सियस पे, ये डायरेक्टली कन्वर्ट नहीं होगा स्टीम में। भैया आइस से स्टीम डायरेक्ट थोड़ी जाता है। आइस से स्टीम डायरेक्ट का हम लोग बात नहीं करेंगे, वाटर केस में तो ऐसा नहीं होता है। एक प्रोसेस होता है सब्लिमेशन, वो बात की बात है। फ़िलहाल तो अभी ये है कि वाटर का केस है, और वाटर के केस में डायरेक्ट हमारा आइस से अभी वेपर वाली बात हम लोग नहीं सोचेंगे। हम लोग सोचेंगे भाई आइस है, उसको मेल्ट कराएंगे, लिक्विड बनेगा, वाटर बनेगा, वाटर से फिर वेपराइज होगा, इसके लिए निकालना है, डायरेक्ट कन्वर्जन नहीं। तो देखो भाई कैसे कैसे होगा। तो यहाँ पे हम लोग समझने का कोशिश करें कि ये 100 ग्राम आइस
एट -5 डिग्री सेल्सियस। इसका क्या करेंगे, तो इस पर हीटिंग करना शुरू करेंगे। कितना एनर्जी चाहिए वही तो हमें निकालना है, तो हीटिंग करना शुरू किए। अच्छा भाई, तो हीटिंग करना शुरू किए तो सबसे पहले ये क्या करेगा, तो सबसे पहले ये जब हीटिंग करना शुरू करेंगे तो ये टेम्परेचर चेंज करेगा। क्यों? क्योंकि टेम्परेचर मेल्टिंग पॉइंट पे नहीं है। मेल्टिंग पॉइंट तो 0 डिग्री सेल्सियस होता है, वो तो नहीं है कि डायरेक्ट आप हीटिंग किए फेज चेंज करने लग जाए, वो तो करेगा नहीं, क्योंकि अभी सॉलिड है और मेल्टिंग पॉइंट में नहीं आया है, इसलिए अभी सॉलिड से लिक्विड में नहीं कन्वर्ट होगा जब तक इसका टेम्परेचर मेल्टिंग पॉइंट पे ना आ जाए। तो इसका मेल्टिंग पॉइंट तो 0 डिग्री सेल्सियस होता है, अभी -5 पे है। भैया हीटिंग करोगे तो -5 से -4, -3, -2, -1 फिर 0 पे आएगा, तब इसका मेल्टिंग प्रोसेस शुरू होगा और टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस पे तब तक फिक्स रहेगा जब तक कि कंप्लीट मेल्टिंग ना हो जाए। अच्छा भाई, तो यहाँ से ये कन्वर्ट होगा 100 ग्राम आइस एट 0 डिग्री सेल्सियस में। यहाँ से इसको सॉलिड स्टेट में ही रहेगा और इसको स्टेट में सॉलिड स्टेट में रहते हुए टेम्परेचर चेंज करना पड़ेगा। टेम्परेचर चेंज करके ये आएगा मेल्टिंग पॉइंट पे। तो इसमें जो एनर्जी लगेगा इसको, वो हम लोग चाहें तो m × s × डेल्टा टी से निकाल सकते हैं। अब क्योंकि ये हमारा आइस था तो स्पेसिफिक हीट इन केस ऑफ आइस यूज़ होगा, मतलब आइस में रहने पे कितना एनर्जी देने पे यूनिट राइज होता है उस हिसाब से कैलकुलेट करने होंगे। चलो कैलकुलेशन बाद की बात है, फिलहाल ये है कि -5 से 0 आएगा पहले सॉलिड में रहते हुए, सॉलिड 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 0 डिग्री तक आ गए। इसके बाद भी हीटिंग कंटिन्यू करोगे क्योंकि तुम्हें तो स्टीम बनाना है, तो इसके बाद जो हीटिंग करेंगे तो ये कहाँ जाएगा भाई, तो इसके बाद जाएगा ये, अब इसका क्योंकि ये तो अब वाटर बन चुका है, ये 0 डिग्री आइस बन चुका है, अब इसका क्या होगा, स्टेट चेंज होगा, मेल्टिंग होगा, और मेल्टिंग होगा तो ये कितने पे पहुँचेगा, और 100 ग्राम तो 100 ग्राम ही रहेगा, लेकिन अब ये वाटर बनेगा, ये फेज स्टेट चेंज करेगा यहाँ पे, क्योंकि अब ये मेल्टिंग पॉइंट पे आ चुका है तो स्टेट चेंज करेगा और पूरा का पूरा लिक्विड फेज में आएगा। मीन्स 100 ग्राम वाटर एट 0 डिग्री सेल्सियस बनेगा। टेम्परेचर चेंज नहीं होगा, 0 था 0 ही रहेगा, बट ये फेज चेंज हो गया, सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट हो गया। अब इसे स्टेट चेंज, जहाँ स्टेट चेंज इन्वॉल्व होता है तो वहाँ पे एनर्जी एक्सचेंज इस फॉर्मूला से कैलकुलेट होता है, क्योंकि यहाँ पे लेटर ही इन्वॉल्व होगा और 1 ग्राम को 80 चाहिए, तो जितना ग्राम होगा उतना × 80 करेंगे तो ये Q2 अमाउंट ऑफ एनर्जी लेगा। जहाँ स्टेट चेंज नहीं होगा, टेम्परेचर चेंज होगा, वहाँ ये फार्मूला, जहाँ स्टेट चेंज होगा वहाँ ये फार्मूला एनर्जी एक्सचेंज बताएगा। अच्छा भाई, अब तो ये 100 ग्राम वाटर एट 0 डिग्री सेल्सियस हो गया। इसके बाद क्या होगा, इसके बाद भी हीटिंग कंटिन्यू रखेंगे तो क्या होगा, अब डायरेक्ट थोड़ी स्टीम बन जाएगा अभी से, तो अभी तो ये वाटर बना है, अब वाटर बना है तो इसके बाद इसका टेम्परेचर राइज होगा। मीन्स यहाँ से ये 100 ग्राम वाटर एट 0 डिग्री सेल्सियस टू 100 डिग्री सेल्सियस पे पहुंचेगा, और इस कंडीशन में क्या हुआ है, टेम्परेचर चेंज हुआ है। और स्टेट क्या है भाई, तो स्टेट हमारा फिक्स्ड है, वो क्या है, लिक्विड स्टेट। ठीक है भाई, तो यहाँ पे अब वाटर आ गया 100 डिग्री सेल्सियस। अच्छा भाई, 100 डिग्री सेल्सियस मतलब अब बॉइलिंग पॉइंट पे आ गया है, तो इसके बाद अब हमारा ये स्टेट चेंज होगा और ये कहाँ पहुँचेगा, तो बॉइलिंग पॉइंट पे जब आ चुका है तो अब ये फिर मेल्टिंग करेगा। ये इस कंडीशन में क्या करेगा भाई, वाटर अब 100 डिग्री सेल्सियस पे आ गया है तो अब ये करेगा वेपोराइजेशन, तो यहाँ पे स्टेट चेंज इन्वॉल्व होगा। कौन सा भाई, तो लिक्विड से गैस में जाएगा, तो अब ये स्टेट चेंज होगा यानी कि वेपोराइजेशन होगा, क्योंकि ये बॉइलिंग पॉइंट पे आ चुका है, तो वेपोराइजेशन होगा भाई। ठीक है, हो जाए तो होगा, तो क्या बनेगा, टेम्परेचर चेंज नहीं होगा, फिर ये 100 डिग्री सेल्सियस स्टीम बनेगा, और 100 डिग्री सेल्सियस स्टीम बनने के बाद फिर भी हीटिंग कंटिन्यू रखोगे तो फिर इसका अब टेम्परेचर राइज होगा, क्योंकि स्टीम बन चुका, गैसेस फेज में आ चुका समझो। अब ये जाएगा कहाँ भाई, तो जो हमें चाहिए था 150 डिग्री सेल्सियस, क्योंकि अब टेम्परेचर चेंज होगा। अब क्या होगा भाई, तो ये टेम्परेचर चेंज होगा, क्योंकि अब ये स्टेट फिक्स्ड है अपना। कौन सा स्टेट भाई, तो गैस वाला स्टेट में आ गया, गैस स्टेट में फिक्स्ड हो गया, और ऐसे कंडीशन में 150 डिग्री सेल्सियस स्टीम में कन्वर्ट हो जाएगा।
अब ये फर्स्ट प्रोसेस में Q1 अमाउंट ऑफ एनर्जी लगा, सेकंड प्रोसेस में Q2 अमाउंट ऑफ एनर्जी लगा, तो फिर थर्ड प्रोसेस में कुछ एनर्जी लगेगा भाई, वो लगेगा मान लो Q3 अमाउंट ऑफ एनर्जी, इधर लगेगा हमारा Q4 अमाउंट ऑफ एनर्जी, इधर लगेगा हमारा Q5 अमाउंट ऑफ एनर्जी, और हमें जो रिक्वायर्ड है आंसर में जो हम लोग लिखेंगे वो यहाँ से लिखेंगे, और टोटल एनर्जी जो लिखेंगे आंसर के लिए, तो टोटल एनर्जी रिक्वायर्ड will be equal to Q1 plus Q2 plus Q3 plus Q4 plus Q5। कभी 10 जूल लगा, कभी 20 जूल, कभी 30 जूल, कभी 50 जूल, कभी 60 जूल, तो 5 स्टेप्स में एनर्जी लगेंगे, और ये सारा एनर्जी दोगे तो ये कन्वर्ट होके स्टीम में कन्वर्ट हो जाएगा। ये इनिशियल है, ये फाइनल है, डायरेक्ट कन्वर्जन नहीं होगा, लिक्विड फेज में आके ही होगा। और एक बार स्टेट चेंज होगा तो टेम्परेचर चेंज नहीं होगा, टेम्परेचर चेंज होगा तो स्टेट चेंज नहीं होगा। ये बात ख्याल रखते हुए पहले इसके स्टेप्स बनाएंगे और तब एनर्जी कैलकुलेट होगा। तो पहले स्टेप में क्या हुआ भाई, तो पहले स्टेप में -5 से 0 डिग्री सेल्सियस पे आया, और एनर्जी हमें लगेगा कितना, तो 100 ग्राम m, s था 0.5, और डेल्टा ठीक है, डेल्टा टी कितना होगा, कितना टेम्परेचर चेंज होना भाई, -5 से 0 आना है, इसका मतलब 5 का चेंज इन टेम्परेचर है, तो ये इतना अमाउंट ऑफ एनर्जी लग जाएगा। मीन्स कितना हो गया, तो 250 जूल, 250 कैलोरी हो गया। ये 250 कैलोरी लग गया, 0.5 यानी कि हाफ, 50 × 5 250 कैलोरी यहाँ लग गया। अब यहाँ स्टेट चेंज होगा, अब ये 0 डिग्री सेल्सियस आइस से अब 0 डिग्री सेल्सियस वाटर में आ रहा है, तो स्टेट चेंज होगा, तो Q2 अमाउंट ऑफ एनर्जी कितना होगा, तो भैया 100 ग्राम था, 100 ग्राम, और 1 ग्राम मांगता है कितना, 80, इसलिए इसमें 800 कैलोरी लगेगा, तब जाके ये कंप्लीट 0 डिग्री सेल्सियस वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा। अब वाटर में कन्वर्ट होने के बाद अब क्या लगेगा भाई, तो 0 डिग्री वाटर से 100 डिग्री वाटर में जाना है भाई। अब स्टेट चेंज नहीं होगा, अब टेम्परेचर चेंज होगा। टेम्परेचर चेंज होगा तो फॉर्मूला कितना एनर्जी देना होगा, तो भैया ms डेल्टा टी देना होगा। s कौन सा, तो भैया वाटर फेज में रह करके टेम्परेचर चेंज हो रहा है, इसलिए स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर यूज होगा। मास कितना था, 100 ग्राम था, मास कितना था भाई, तो वो 100 ग्राम था। स्पेसिफिक हीट कितना था, तो 1 कैलोरी पर ग्राम और पर केल्विन था। डेल्टा टी कितना है भाई, तो 0 डिग्री सेल्सियस से 100 डिग्री सेल्सियस जाना है, इट मीन्स डेल्टा टी हमारा 100 है। 100 का चेंज इन टेम्परेचर, 100 केल्विन बोले, 100 केल्विन का चेंज इन टेम्परेचर चाहिए। तो अब कितना हो जाएगा, तो ग्राम से ग्राम कैंसिल और केल्विन से केल्विन कैंसिल, और बच गया क्या भाई, तो 100 × 1 × 100 दैट इज कितना मिल गया भाई, तो ये 10 पे कितना 0, 2 0 और 2 0, 4 0, ये हो गया 10,000 कैलोरी। और 10,000 कैलोरी तो भैया यहाँ लग जाएगा, किसमें, तो इसमें 0 डिग्री सेल्सियस से 100 डिग्री सेल्सियस वाटर में कन्वर्ट होने में 10,000 लग गए। ठीक है भाई, उसके बाद क्या लगेगा, अब देखो, अब ये 100 ग्राम वाटर 100 डिग्री सेल्सियस पहुंच चुका। अब यहाँ से ये वेपराइज होगा, और वेपराइज होगा तो कितना लेटेंट हीट, तो ये Q4 का वैल्यू कैसे मिलेगा, तो m × लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन बोलें या लेटेंट हीट ऑफ कंडेंसेशन बोलें, सब एक ही होता है, या लेटेंट हीट ऑफ स्टीम बोलें, सब एक ही होता है। और वो कितना हो जाएगा भाई, तो लेटेंट हीट ऑफ स्टीम बोलें या लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन बोलें, वो हो गया 100 ग्राम था भाई, उस 100 ग्राम को स्टीम बनाना है तो वो होता है 540 कैलोरी। तो 540 कैलोरी और पर ग्राम है ही, ध्यान देना है कि ये ग्राम में है तो ये भी पर ग्राम वाला रहे। इस तरह से क्या मिल जाएगा ये, तो ये मिल गया 54,000 कैलोरी, ये लगा। ठीक है भाई, Q4 ये हो गया। Q5 कितना होगा, तो यहाँ पे अब ये फिर गैसियस स्टेट में है और यहाँ से ये इसमें जा रहा है, तो स्टेट चेंज नहीं हो रहा। अब इस बार तो टेम्परेचर चेंज होगा भाई, टेम्परेचर चेंज होगा तो ms डेल्टा टी। लेकिन स्पेसिफिक हीट कौन सा यूज करेंगे, वाटर वाला नहीं यूज कर लेंगे। ये तो कौन से स्टेट में है, ये स्टीम वाला स्टेट है, स्टीम वाला स्टेट है। तो स्टीम वाला स्टेट है तो स्टीम वाला हम लोग लेटेंट, ये हमारा स्पेसिफिक हीट यूज़ होगा 0.48 वाला। तो 100 ग्राम जो कन्वर्ट हुआ था ये 0.48 कैलोरी में है ही, ग्राम में है ही। और ये टेम्परेचर चेंज कितना, 100 से 150 यानी कि 50। इस तरह से 0.48 है, इसको भी 0.5 समझा जाएगा। 0.5 मतलब हो गया हाफ, यानी कि 50 × 50 ये हो गया
2500 कैलोरी ये, इसलिए टोटल एनर्जी जो हमें लगेगा वो कितना लगेगा, तो वो हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। सबसे पहला लगा 250, फिर लगा कितना भाई, तो 800, फिर कितना लगा भाई, तो 10,000, फिर कितना लगा, तो 54,000, और फिर कितना लगा 2500, 2500। ठीक है भाई, तो इतना हम लोग कैलकुलेट करके जो आएगा उतना कैलोरी बोल देंगे और ये हो जाएगा इसका आंसर। बोलो भाई, क्लियर हुआ? क्वेश्चन था उधर, आंसर हम लोगों ने यहाँ करना शुरू किया। ये पहले पता लगा कि ये भैया स्टेप्स होंगे, पहले ये कैलकुलेट करो, ये कैलकुलेट करो, फिर ये, फिर ये, फिर ये, तब मिलेगा काम। तो फाइनल स्टेट ये है, इनिशियल स्टेट ये था, लेकिन ये स्टेप्स में कैलकुलेशन करेंगे। जब यहाँ पे टेम्परेचर चेंज हो रहा है, स्टेट चेंज नहीं हो रहा है, यहाँ स्टेट चेंज हो रहा है तो ये फॉर्मूला यूज होगा, टेम्परेचर चेंज नहीं होगा। अब यहाँ पे टेम्परेचर चेंज हो रहा है तो एम एस डेल्टा टी वाला फॉर्मूला, स्टेट चेंज हो रहा है ML वाला फॉर्मूला, और फिर हमारा टेम्परेचर चेंज हो रहा है तो MS डेल्टा टी वाला। जो स्टेट में स्पेसिफिक हीट होगा वही यूज़ करना है। तो यहाँ स्पेसिफिक हीट ऑफ स्टीम यूज़ करेंगे, स्पेसिफिक हीट ऑफ स्टीम यहाँ यूज़ करेंगे क्योंकि स्टीम बना हुआ है। अब स्टीम में 1 डिग्री राइज कराने के लिए अलग अलग देना पड़ता है, 0.48 जूल से काम चलता है। वाटर में 1 डिग्री राइज कराना होता है, 1 कैलोरी देना पड़ता है, सबका अलग अलग है। तो इस हिसाब से ये बन गया और फाइनली हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे, जो आएगा वो लिख देंगे। इतना कैलोरी लगेगा, जूल में कन्वर्ट करना होगा तो 1 जूल को 4.2 कैलोरी या 4.18 कैलोरी कर देंगे। बोलो भाई, ये क्लियर है? उसी तरह से अगर ये हो जाता कि स्टीम दे दिया 150 डिग्री सेल्सियस पे, कितना अमाउंट ऑफ एनर्जी निकालना होगा कि ये आइस बन जाए -5 डिग्री सेल्सियस पे, तो भैया इतना ही एनर्जी निकालना होगा। यहाँ से निकालना शुरू करोगे, निकालते निकालते इसका टेम्परेचर धीरे धीरे डाउन होते हुए 100 डिग्री सेल्सियस पे आएगा, और निकालते रहोगे तो अब ये कंडेंस करेगा, वेपराइजेशन का उल्टा कंडेंस करेगा, मीन्स वेपर अब लिक्विड में कन्वर्ट होगा। तो और निकाल रहे 540 जूल पर निकालोगे, 540 जूल 1 ग्राम के लिए चाहिए होता है, उतना एनर्जी निकालो, कंडेंस होगा। लेकिन 100 है तो 540 × 100 मीन्स 54,000 कैलोरी निकाल लो, ये सारा कन्वर्ट हो जाएगा ऐसे। फिर भी निकालते रहो एनर्जी निकालोगे तो अब इसका धीरे धीरे वाटर का टेम्परेचर डाउन होते होते 0 डिग्री पे आएगा। फिर भी एनर्जी निकालेंगे, फ्रीजर में रख देंगे, वहाँ से निकालेंगे, ये आइस बना देगा। फिर एनर्जी निकालेंगे तो ये धीरे धीरे -5 तक ले आएगा। इसको इतना एनर्जी दोगे, मान लो ये अगर आ गया 60,000, तो 60,000 दोगे तो ये बन जाएगा, और 60,000 निकालोगे इसमें से तो ये बन जाएगा, वापस हो जाएगा। ठीक है, टेम्परेचर राइज कराने के लिए देना पड़ता है इतना एनर्जी, तो इतना ही टेम्परेचर फॉल कराने के लिए इतना ही एनर्जी लेना पड़ेगा। उसी तरह से यहाँ पे सॉलिड से लिक्विड कन्वर्ट करने में इतना देना पड़ेगा, तो लिक्विड से सॉलिड में इसको 800 कैलोरी निकालना पड़ेगा, तो ये बन जाएगा। तो हर जगह रिवर्स हो जाएगा जब हम लोग स्टीम से वापस लाना चाहें आइस में। बोलो भाई, यहाँ तक क्लियर है? तो हम लोग, अब तो क्लास का भी एंड होने का टाइम हो गया है, तो कोई बात नहीं, इस पे और हम लोग कैलकुलेशन देखेंगे। आज का क्लास से कंटिन्यूटी रहेगा, नेक्स्ट क्लास कंटिन्यूटी होगा इसका, क्योंकि हम लोग वाटर इक्विवेलेंट भी थोड़ा देखेंगे, वाटर इक्विवेलेंट भी इन्वॉल्व होता है, और इस पे न्यूमेरिकल्स देखेंगे अगले क्लास में। और नेक्स्ट क्लास में हम लोग ये ऑलमोस्ट 1 आवर लगा देगा या 45 मिनट्स। उसके बाद हम लोग हीट ट्रांसफ़र शुरू करेंगे, और हीट ट्रांसफ़र में कम से कम 2 से 2.5 घंटे लगते ही हैं, इसलिए 2 क्लास तो भी लगने हैं। तो कोई